हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज का अगला लेक्चर, जहां पे कॉम्प्रिहेंसिवली हम प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूट्यूब पे करंट अफेयर्स की एक सीरीज चलाता हूं एब्सोल्युटली फ्री, जहां पे मैं समय समय पे हफ्ते में 1 से 2 बार करंट अफेयर्स को रेगुलरली कवर करता हूं। और इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर डाल चुका हूं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे तो आप ये लेक्चर नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल अलग करंट अफेयर्स में करवाने वाला हूं। तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद जो और लेक्चर्स हैं इस प्लेलिस्ट में, उसको भी आप कवर कर सकते हैं और लगातार इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जो मैं आगे भी चलाने वाला हूं। ऑल्सो ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, ये कोई डेली न्यूज एनालिसिस नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स की सीरीज है, जहां पे प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट थीमेटिक इश्यूज मेरे को लगते हैं जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको मैं सीरीज में कवर करता हूं। यहां पे ऐसा नहीं है कि मैं 10 तारीख का, 11 तारीख का, 12 तारीख का अखबार कवर करूंगा, नहीं। यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में कवर करूंगा, पेपर वाइज और टॉपिक वाइज। चाहे पेपर 1 का करंट अफेयर हो, पेपर 2, जीएस पेपर 3 या जीएस पेपर 4, उनके जो भी करंट अफेयर्स हैं वो मैं यहां पे कवर करूंगा। उसमें भी फर्दर मैंने डिवीजन करा हुआ है कि अगर मैं जीएस पेपर 2 के करंट अफेयर करा रहा हूं तो पॉलिटी के अलग कराऊंगा, आईआर के अलग कराऊंगा, सोशल जस्टिस के अलग कराऊंगा, गवर्नेंस के अलग कराऊंगा। अगर जीएस पेपर 3 का करंट अफेयर्स करवा रहा हूं तो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इनके अलग अलग करंट अफेयर्स में आपको कराऊंगा, जिससे कि आपको थेमेटिक तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ना आए। और साथ में हर टॉपिक के साथ जहां पे भी पॉसिबल है वहां पे मेंस के पीवाईक्यूज भी मैं लिंक करवाऊंगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से कैसा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले मेरे 3 बैचेस अवेलेबल हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। सीसैट का कॉम्प्रिहेंसिव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन आपकी सीसैट की प्रिपरेशन के लिए। इंडियन पॉलिटी प्री और मेंस, अगेन वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर इंडियन पॉलिटी, जहां पे एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग, पूरे के पूरे पीवाईक्यूज, कॉन्सेप्ट, डिटेल्स, जजमेंट सब कुछ कवर्ड है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बैच इंटरनेशनल रिलेशंस का प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये 3 बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर में जो मैं बात करूंगा, जीएस पेपर 2 की बात करूंगा, उसमें भी पॉलिटी की बात करूंगा, और उसमें भी सबसे पहले लीगल इश्यूज की बात करेंगे कि ऑफ लेटली कौन से इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज हैं जो चल रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो यहां पे कवर करूंगा, दैट इज एडमायरल्टी इश्यूज, एडमायरल्टी सूट। ये जो एडमायरल्टी सूट होता है, बेसिकली ये एक ऐसा केस होता है कि हमारा जो समंदर है देश के आसपास, उसमें अगर कोई शिप रिलेटेड केस है, उसमें अगर कोई समंदर का केस है, उसमें अगर कोई जहाज का केस है, तो उसे हम एडमायरल्टी सूट कहते हैं। एडमायरल्टी सूट का मतलब होता है कि अगर कोई भी समंदर में प्रॉब्लम होती है विद रिगार्ड्स टू एक्सीडेंट, कि 2 शिप्स का आपस में एक्सीडेंट हो गया, कोई शिप डूब गया, किसी शिप को डैमेज हो गया, एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं मैरीटाइम एडमिरल्टी सूट के अंदर कवर होती हैं। यानी कि मान लीजिए हमारा केरला कोस्ट है, केरला कोस्ट के पास कोई शिप पलट गया, कोई शिप डूब गया, या फिर हमारे तमिलनाडु कोस्ट के पास 2 शिप्स की आपस में टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या फिर हमारे गोवा पोर्ट के पास कोई शिप बहुत ज्यादा पोल्यूशन डिस्चार्ज कर रहा था, हमारे महाराष्ट्र कोस्ट के पास किसी शिप के अंदर किसी की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई। इस टाइप के समंदर में शिप के अंदर जो क्राइम्स हो रहे हैं या कोई दुर्घटना हो रही है, जो केसेस इन मैटर से डील करते हैं उन्हें हम एडमिरल्टी सूट कहते हैं। एडमिरल्टी सूट कुछ नहीं है, सिंपली आपको ध्यान रखना है कि समंदर में जो शिप है उसके अंदर अगर कोई केस है तो वो एडमिरल्टी सूट है। इंडिया में ये जो एडमिरल्टी सूट होते हैं, जो समंदर के जहाज के केस होते हैं, दे आर गवर्न्ड बाय दिस पर्टिकुलर लॉ नोन एज द एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम्स एक्ट 2017। ये कानून न्यूज में था और इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको इस कानून का नाम और प्रोविजंस पता होने चाहिए। इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है विद रिगार्ड्स टू रेजोल्यूशन ऑफ मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, कि कैसे हमारे कोस्ट एरियाज में अगर कोई जहाज की टक्कर हो गई, लड़ाई हो गई, कोई जहाज हमारा डूब गया, उसके अंदर जो क्रू है, मतलब जो जहाज पर लोग काम कर रहे हैं, अगर उनकी आपस में कोई लड़ाई हो गई, मर्डर वगैरह हो गया, तो वो चीजें जो हैं यहाँ पे एडमिरल्टी सूट के अंदर कवर होंगी। एडमिरल्टी सूट ये जो 2017 का कानून है ये कवर करता है, और इसमें कौन कौन से एरियाज कवर है सबसे पहले वो देखते हैं।
अगर किसी वेसल को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, वेसल यानी कि किसी शिप को लेकर अगर डिस्प्यूट हो रहा है कि ये शिप मेरा है, नहीं आपने बोला ये शिप मेरा है, आपकी और मेरी लड़ाई हो गई कि ये शिप है किसका, अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट है ओनरशिप रिलेटेड, तो अगर कोई शिप को डैमेज हो गया, कि मान लीजिए मैं जा रहा था, आपका मेरे को शिप दिखा, मैंने उस पर खूब हथौड़े मारे, मैंने शिप खराब कर दिया, डैमेज कर दिया, अगर कोई डैमेज टू शिप का केस है, या फिर कोई ओनरशिप डिस्प्यूट है, कोई लॉस ऑफ लाइफ है, शिप पलट गया, उसका सारा क्रू जो था वो डूब गया पानी में, उनकी डेथ हो गई, लॉस ऑफ लाइफ, वेज इश्यूज हैं, शिप के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनकी कोई तनख्वाह का इशू है, वो कह रहे हैं कि हमारे को पैसे नहीं मिल रहे, हम शिप से नहीं उतरेंगे, इस टाइप का कोई इशू है, एनवायरमेंटल डैमेज है कि शिप ने जो है बहुत ज्यादा पोल्यूशन पानी में डिस्चार्ज कर दिया, हवा में डिस्चार्ज कर दिया, शिप ने कोरल रीफ्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, इस टाइप का अगर कोई केस है, या फिर कोई कार्गो इशू है, इंश्योरेंस का केस है, या फिर कोई क्लेम है कि शिप जो है डैमेज हो गया, अब शिप इंश्योरेंस कंपनी से कह रहा है कि लाओ हमारे को पैसा दो, आप इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दे रही, या फिर शिप के ओनर ने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे नहीं कर रखा, तो कंपनी वाला कह रहा है कि इन्होंने जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं पे कर रखा, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि हमारे कोस्ट के पास जितने भी शिप्स हैं, उनसे जुड़े जितने भी मैटर्स हैं, वो सब ये एडमिरल्टी एक्ट 2017 के अंदर कवर होते हैं। यानी कि जब भी आप, अच्छा प्रीलिम्स में आपको पॉलिटी में आपको पता है लीगल इश्यूज बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, तो वहां पे सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो टर्म है एडमिरल्टी सूट, ये किससे जुड़ा हुआ है, कि ये सिर्फ और सिर्फ नेवी के शिप से जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल शिप से जुड़ा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल शिप्स कवर होते हैं, इस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके बन सकते हैं। या फिर कि एडमिरल्टी सूट जो है इसमें से कौन कौन से एरियाज कवर करता है, तो एक्ट के अंदर क्या क्या मेंशन्ड है वो मैंने आपको बताया कि 2017 का जो एडमिरल्टी एक्ट है उसमें कौन कौन से एरियाज जो है वो कवर होते हैं, वो यहां पे हमने देखा। ये जो एडमिरल्टी एक्ट है 2017 का, ये कहता है कि सबसे पहले शिप्स का जो केस जाएगा वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के पास जाएगा, यानी कि यहां पे इस कानून के अंदर हाई कोर्ट को पावर दी गई है। कैसी पावर? मान लीजिए कि बॉम्बे के पोर्ट के पास कोई शिप जो है डूब गया, बॉम्बे के पोर्ट के पास दो शिप का एक्सीडेंट हो गया, तो अब जो उस केस में एडमिरल्टी सूट होगा वो सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट जाएगा, यानी कि जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैं, जो रिस्पेक्टिव उच्च न्यायालय हैं, एडमिरल्टी सूट सबसे पहले वहां जाएगा। ये जो एडमिरल्टी सूट होता है ये सिर्फ और सिर्फ उन केसेस पे लगता है जो हमारी कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर हो रहे हैं। आपको पता है कि ये जो 12 नॉटिकल माइल होता है यही हमारे टेरिटोरियल वाटर होते हैं, 12 नॉटिकल माइल के आगे टेरिटोरियल वाटर नहीं होते। तो ये जो एडमिरल्टी सूट की हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है ये कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक ही लगती है। कि अगर ये हिस्सा 12 नॉटिकल माइल्स है तो यहां पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसकी जो जुरिस्डिक्शन लगेगी वो इतने एरिया में लगेगी, 12 नॉटिकल माइल तक लगेगी। एडमिरल्टी एक्ट 2017 बोलता है कि जो भी हाई कोर्ट्स हैं उनके पास एडमिरल्टी सूट की जो जुरिस्डिक्शन है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होगी। और अच्छा इसमें यह बात है कि जिस स्टेट की कोस्ट लाइन के पास ये डिस्प्यूट हो रहा है उसी स्टेट का हाई कोर्ट ये डिस्प्यूट देखेगा। कि अगर महाराष्ट्र के पास कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो बॉम्बे हाई कोर्ट देखेगा, कर्नाटका के पास हो रहा है तो कर्नाटका हाई कोर्ट देखेगा, केरला के पास हो रहा है तो केरला हाई कोर्ट देखेगा, तमिलनाडु के पास हो रहा है तो तब मद्रास हाई कोर्ट देखेगा। इस तरह से जिस भी स्टेट के कोस्ट के पास कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है शिप रिलेटेड तो वो उस स्टेट का रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट जो है ऐसे डिस्प्यूट्स देखेगा। अब मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ये जो 12 नॉटिकल माइल्स तक कोई भी डिस्प्यूट होता है शिप के अंदर तो हम उसे एडमिरल्टी सूट के अंदर डाल सकते हैं। इसमें सीबेड भी इंक्लूडेड है, सबसॉइल भी इंक्लूडेड है और एयर स्पेस भी इंक्लूडेड है। यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक चाहे समंदर के नीचे कोई क्राइम हो, मान लो कोई अलग टाइप का शिप है, सबमरीन टाइप शिप है, पानी के नीचे चल रहा था, वहां पे उसका कोई डिस्प्यूट हो गया, तो यानी कि बिलो द सरफेस ऑफ द सी, सी बेड के पास, सबसॉइल के पास,
अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो भी इसके अंदर कवर होता है। समंदर के ऊपर कोई जहाज चल रहा है वो भी इस पे कवर होता है। समंदर के ऊपर जो एयर स्पेस है, जो अगर वहां पे कोई हवाई जहाज उड़ रहा है और उसका कोई डिस्प्यूट है, वो भी यहाँ पे एडमिरल्टी सूट में कवर होगा। कहने का मतलब है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक समंदर का पानी, समंदर के पानी के नीचे का हिस्सा और समंदर के पानी के ऊपर का हिस्सा, ये सब कुछ एडमिरल्टी एक्ट 2017 में कवर्ड है। यहां पे जो केस फाइल होता है वो शिप के ऑपरेटर के अगेंस्ट हो सकता है, शिप के ओनर के अगेंस्ट हो सकता है, और शिप के ऊपर भी केस हो सकता है। यहां पे प्रीलिम्स का बहुत अच्छा स्टेटमेंट बनेगा कि एडमिरल्टी एक्ट 2017 ये बोलता है कि शिप्स के अगेंस्ट केस नहीं हो सकता, शिप्स के अगेंस्ट भी केस हो सकता है। आप समझो कि मतलब, मान लीजिए मेरा शिप में कोई सामान आ रहा था, शिप डूब गया, अब मैं जाऊंगा कोर्ट कि मेरा सामान डूब गया, मेरा नुकसान हो गया, शिप की कंपनी से मेरा पैसा रिकवर करवाओ। तो मैं जो केस फाइल करूंगा वो मैं शिप के ओनर के अगेंस्ट भी कर सकता हूं, शिप के ऑपरेटर के अगेंस्ट भी कर सकता हूं, ऑपरेटर यानी कि जो चला रहा था शिप, जो उसके अंदर का स्टाफ था, और मैं शिप के ऊपर भी केस कर सकता हूं। यह बात सुनने में आपको अजीब लगेगी कि सर शिप तो नॉन लिविंग थिंग है, उसके ऊपर कैसे केस हो सकता है। एडमिरल्टी एक्ट 2017 अलाउ करता है कि आप शिप के ऊपर भी केस कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखनी है कि शिप इवन दो इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, लेकिन उसे जुडिशियल एंगल से यहां पे उसके ऊपर केस किया जा सकता है। राइट। ऑल्सो अक्सर आपने सुना होगा, क्राइम में पिक्चरों में देखा होगा कि अगर कोई पुलिस आती है अरेस्ट करने तो क्रिमिनल को पकड़ के अरेस्ट करके ले जाती है। एडमिरल्टी एक्ट 2017 कहता है कि अगर कोई शिप कोस्ट के आसपास कुछ गलत काम कर रहा है तो आप शिप के अगेंस्ट तो केस कर ही सकते हो, आप शिप को अरेस्ट भी कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ये तो कुछ अलग ही हमने सुन लिया, अभी तक तो हमने सुना था कि सिर्फ क्राइम, क्रिमिनल, आतंकवादी, टेररिस्ट ये सब लोग अरेस्ट होते हैं। लेकिन एडमिरल्टी एक्ट 2017 बोलता है कि जो शिप है वो शिप भी अरेस्ट हो सकता है। आप कहोगे सर शिप कैसे अरेस्ट हो सकता है। शिप के अरेस्ट होने का मतलब होता है कि जो शिप है उसे पोर्ट से, हार्बर से बांध के रख दिया और अब वो हिल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। दैट इज द अरेस्ट ऑफ द शिप। और ये जो पूरा का पूरा एडमिरल्टी एक्ट 2017 के अंदर जो भी केसेस आते हैं, दे आर गवर्न्ड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो हमें यहां पे समझ आया कि एडमिरल्टी एक्ट 2017 समंदर के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी हमारे शिप रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, जो भी हमारे वेसल रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, उनसे डील करता है। चाहे वो समंदर के नीचे हो, समंदर पे हो, समंदर के ऊपर हो, इन सब मैटर से एडमिरल्टी एक्ट डील करता है। और जो भी इसकी प्राइमरी जुरिस्डिक्शन होती है वो कंसर्न्ड हाईकोर्ट के पास होती है। इस कानून के अंदर हमें पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से हाईकोर्ट्स के पास एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन है। सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, कैलकाटा, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। जितने भी स्टेट्स हमारे यहां कोस्ट लाइन के पास हैं, जो भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, उन सबके हाई कोर्ट को ये एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन दी गई है। प्रीलिम्स में आपका सीधा क्वेश्चन बनेगा कि जो एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन है दैट इज अवेलेबल टू ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन इंडिया के सारे हाई कोर्ट्स को नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ उन हाई कोर्ट्स को मिलती है जो कोस्टल स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं, जैसे कि बॉम्बे, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। राइट। ये हमने देखा कि कैसे अगर कोस्ट के पास 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर कोई भी हमारा जहाज अगर खराब हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, सिंक कर रहा है, डूब गया, एक्सीडेंट हो गया, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो कैसे हम उस प्रॉब्लम से डील करते हैं। नाउ एडमिरल्टी एक्ट 2017 के अलावा और भी ऐसे कानून हैं जो हमारे शिप्स के अलग अलग मैटर से डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शिप से तेल बह रहा है, ऑयल का लीकेज हो रहा है, ऑयल पोल्यूशन स्प्रेड हो रहा है, तो हम उस शिप के ऊपर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के अंदर भी केस कर सकते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर भी केस कर सकते हैं, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के केस में उस शिप को ले जा सकते हैं। मतलब कि शिप के ऊपर जो केस करना है वो अलग अलग कानूनों के अंदर हो सकता है। आप समझिए, मेजर कानून कौन सा हो गया, एडमिरल्टी एक्ट 2017 जो हमने देखा। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ऑयल स्पिल हो रहा है, ऑयल का लीकेज हो रहा है,
समंदर के अंदर पोल्यूशन स्प्रेड हो रहा है। तो ये जो कानून है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इनकी भी अलग अलग धाराएं, इनके भी अलग अलग सेक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो अब अगर मेंस एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 3 में ओशन पोल्यूशन को लेके आपको कोई क्वेश्चन आता है कि हमारे समंदर में जो पोल्यूशन है शिपिंग की वजह से इंक्रीज हो रहा है, बताइए कैसे, इस टाइप का क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर सीधा बन सकता है। तो जब आप एनवायरमेंट इकोलॉजी में समंदर के पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन की, ओशन पोल्यूशन की बात करोगे, तो वहां पे आप इन सारे कानूनों का रेफरेंस दे सकते हो कि एडमरल्टी एक्ट 2017, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऐसे कानून हैं जो हमारे समंदर के अंदर चलने वाले शिप से होने वाले ऑयल स्पिल को रोकते हैं, शिप से होने वाले जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है समंदर में उसे रोकते हैं। ये सारे कानून आप लिख के अपने मेंस आंसर की बॉडी में अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। यह पूरा मुद्दा न्यूज में इसलिए था क्योंकि केरला स्टेट गवर्नमेंट ने केरला हाईकोर्ट में एक एडमरल्टी सूट डाला है, जहां पे सरकार जो है एक पर्टिकुलर शिप से एनवायरमेंटल डैमेज का कॉम्पनसेशन मांग रही है, क्योंकि वो शिप वहां पे डूब गया था और उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो इस वजह से केरला के चलते ये जो पूरा एडमरल्टी सूट का कॉन्सेप्ट है ये न्यूज में है। तो हमने क्या देखा, यहां पे हमने प्रीलिम्स ओरिएंटेड कानून समझ लिया कि एडमरल्टी एक्ट 2017 से क्वेश्चन बनता तो कैसे हैंडल करना है। मेंस एग्जामिनेशन में ओशनिक पोल्यूशन को लेके हमारे क्या क्या कानून और प्रावधान है, ऑयल स्पिल को लेके क्या क्या कानून और प्रावधान है, वो चीजें यहां पे हमने देख ली। ये था हमारा पॉलिटी का मुद्दा, लीगल इशू रिलेटेड, दैट इज एडमरल्टी सूट। अब हम थोड़े से इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड इश्यूज की तरफ चलेंगे। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फॉरेन ट्रिप्स पे थे, अपनी सबसे लंबी विदेश यात्रा पे थे, जहां पे वो काफी देश होके आए हैं, अपने डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा के आए हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या मैटर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। उसमें सबसे पहले बात करूंगा क्वाड की। बेसिकली जुलाई 2025 में क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी, जहां पे डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा था। उसमें क्या बात हुई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हमारे मेंस में काम आएंगे, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह समझाऊंगा कि मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन में यूपीएससी कैसा क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। क्वेश्चन है, Quad security dialogue is transforming itself into a trade bloc from a military alliance. Discuss 250 words, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है कि जो हमारा क्वाड ग्रुप है ये मिलिट्री अलायंस नहीं है इतना ज्यादा, बल्कि एक ट्रेड ब्लॉक बन रहा है। समझना, मैं आपको एक क्वेश्चन ब्रेक करके भी दिखाऊंगा और फिर आगे पढ़ेंगे कि क्वाड के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें क्या हुआ। लेकिन पहले मेंस आंसर राइटिंग का थोड़ा सा कंटेंट समझेंगे। क्वेश्चन है, कीवर्ड्स पकड़िए। पहले सबसे पहला कीवर्ड हमने पकड़ लिया कि क्वाड की बात हो रही है। कीवर्ड नंबर 1 रेडी हो गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ मतलब कि कुछ बदलाव की बात हो रही है, कुछ चेंजेस की बात हो रही है कि क्वाड नाम का जो ग्रुप है जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, ये 4 देश हैं, जिसमें वो ग्रुप अपने आप को बदल रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है इनटू अ ट्रेड ब्लॉक। ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा सेकंड कीवर्ड, ट्रेड ब्लॉक हो गया हमारा थर्ड कीवर्ड, और मिलिट्री अलायंस हो गया हमारा फोर्थ कीवर्ड। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने कीवर्ड्स पे फोकस करें कि इस क्वेश्चन के क्या कीवर्ड्स हैं, तो हमें क्या समझ आता है कि जो क्वाड नाम का ग्रुप है वो पहले एक मिलिट्री अलायंस हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो एक ट्रेड ब्लॉक बनता जा रहा है और हमें इसे डिस्कस करना है। 250 वर्ड्स का आंसर है, ठीक है। यानी कि हमें यहां पे क्वाड के नेचर के ऊपर कमेंट करना है, क्वाड का क्या ऑब्जेक्टिव है वो बताना है कि पहले क्वाड का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था और अब क्वाड का सिर्फ और सिर्फ ट्रेड रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। इस टाइप का ये क्वेश्चन है कि पहले जब यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड की फॉर्मेशन करी थी
तो इन चारों देशों ने बोला कि हम मिलिट्री अलायंस अपना बना रहे हैं, लेकिन अब क्वाड जो है वो एक ट्रेडिंग ग्रुप बन गया है। अब आप में से जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है सब, उन्हें ऑलरेडी पता है कि क्वाड कभी मिलिट्री अलायंस था ही नहीं। मतलब कि इस स्टेटमेंट में काफी सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें गलत साबित करना है अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। एक एक करके समझेंगे, लेकिन उद्देश्य यह है, ऑब्जेक्टिव यह है कि यूपीएससी जीएस मेंस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में क्वाड से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वाड का जो नेचर है पहले कैसा था और अब कैसा है, क्वाड जब बना था तो कैसा था और आज कैसा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब, अच्छा, अब जो भी मैं आपको क्वाड की बातें बताऊंगा, ये मैं आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट दूंगा कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जब हमारे क्वाड के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स मिले थे तो उन्होंने क्या क्या बातें करी थी। अब जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सारी की सारी उन्हीं की बातें हैं, राइट। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करा, एज इट इज जो क्वाड के डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े, जो क्वाड की बातें मैंने पढ़ी, उसके बेसिस पे मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स क्रिएट करे हैं, थीमेटिक नोट्स क्रिएट करे हैं। सबसे पहले क्वाड का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वाड का ऑब्जेक्टिव है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एरिया। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का मतलब होता है, आप देखिए ये वर्ल्ड का मैप है, ये है आपका ईस्ट अफ्रीका और यहां से इंडियन ओशन शुरू होता है, ये है आपका पूरा पैसिफिक ओशन वाला एरिया। इस पूरे एरिया को, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का एक कॉम्बिनेशन है, ये पूरा एरिया जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का कॉम्बिनेशन है, इस पूरे एरिया को हम इंडो पैसिफिक एरिया बोलते हैं। दिस एंटायर एरिया इज नोन एज इंडो पैसिफिक एरिया। इंडो पैसिफिक एरिया में एक चैलेंज फेस हो रहा है। इंडो पैसिफिक एरिया, जो पूरा इंडो पैसिफिक एरिया है, यहां पे एक काफी बड़ा चैलेंज हमें फेस होता है आज। कैसा चैलेंज? जो चाइना है पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है। चाइना धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपने मिलिट्री बेसिस बना रहा है, अपनी माइनिंग एक्टिविटीज इंक्रीज कर रहा है और अपने अलग अलग नेवी के बेसिस बना रहा है। यानी कि इस पूरे एरिया में, ये पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर रहा है। इतना ही नहीं, चाइना यह भी बोलता है कि ये जो पूरा साउथ चाइना सी का रीजन है ये चाइना का है। कि ये जो पूरा का पूरा इधर वियतनाम और फिलीपींस के पास साउथ चाइना सी का रीजन है, ये पूरा का पूरा चाइना का है और चाइना इस पूरे एरिया को क्लेम करता है। इवन पैसिफिक ओशन में अलग अलग आइलैंड देशों के साथ चाइना अपनी मिलिट्री पार्टनरशिप इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से चाइना की ओवरऑल इस पूरे एरिया में जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इस पूरे एरिया में चाइना की जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इतना ही नहीं, आप समझिए कि मेजर थ्रेट क्या है। चाइना की प्रेजेंस इंक्रीज हो रही है, यानी कि यूएसए का, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है। कि चाइना एक एक करके इस एरिया के देशों को अपने कंट्रोल में ला रहा है, अपने कब्जे में ला रहा है। तो उससे हो क्या रहा है? उससे ये हो रहा है कि इंडिया और यूएसए का जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, सपोज करिए कि चाइना ने यहां पे एक मिलिट्री बेस बनाया, सपोज करो इधर, सपोज करो इधर चाइना ने एक मिलिट्री बेस बनाया, यहां पे चाइना ने एक मिलिट्री बेस बनाया, सपोज करो यहां पे चाइना ने एक मिलिट्री बेस बनाया, यहां पे एक मिलिट्री बेस बनाया, यहां पे एक मिलिट्री बेस बनाया। एक सिनारियो लेके चलो कि इन सब जगहों पे चाइना ने अपने मिलिट्री बेस बनाए। प्रॉब्लम क्या आएगी? अब प्रॉब्लम ये आएगी कि मान लो इंडिया का एक शिप है जिसे लेट अस से न्यूजीलैंड जाना है, इंडिया का एक शिप है जिसे न्यूजीलैंड जाना है। तो इंडिया का जो शिप न्यूजीलैंड जा रहा है उसे प्रॉब्लम होगी। कैसी प्रॉब्लम? कि रास्ते में चाइना की जो नेवी है कहीं वो हमारे शिप पे अटैक करके उसे गिरा ना दे।
कहीं वो हमारा रास्ता ना ब्लॉक कर दे। आपको लग रहा होगा कि सर कोई हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, नहीं। क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स ने जो ये शब्द बोला, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और साथ में एक शब्द और बोला, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट। जितने भी कीवर्ड्स आपको स्क्रीन पे लिखे दिख रहे हैं, जितने भी कीवर्ड्स या तो पहले से लिखे हुए हैं या मैं लिख रहा हूं, ये सारे कीवर्ड्स डिप्लोमेटिक कीवर्ड्स हैं जो आप अपने मेंस एग्जामिनेशन, एसए एग्जामिनेशन, इंटरव्यू यूज कर सकते हैं फ्रीली, और आपकी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो ये कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखो, यही वो कीवर्ड्स हैं जो बार बार टॉपर्स कहते हैं, अलग अलग टीचर्स मेंटर्स कहते हैं कि अपने आंसर को एनरिच करो, क्वालिटी एनरिच करो, उसमें और कीवर्ड्स डालो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स डालो, थीमेटिक करंट अफेयर्स बनाओ। दिस इज व्हाट इट इज। कि अगर मैं क्वाड की बात कर रहा हूं तो वहां पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं, एनरिचमेंट कीवर्ड्स क्या हैं, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट। और अब आपको उसका मतलब समझ आने लगेगा कि अगर हमारा कोई शिप इंडिया से न्यूजीलैंड जा रहा है और रास्ते में चाइना के मिलिट्री बेसिस हैं, तो चाइना हमारे उन शिप्स को रोक सकता है, हमारे ट्रेड को रोक सकता है, हमारे व्यापार को रोक सकता है, और इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेम काम वो यूएसए के शिप्स के साथ, जापान के शिप्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया के शिप्स के साथ कर सकता है। मतलब कि चाइना की इस पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में जो बढ़ती हुई प्रेजेंस है, वो एक खतरा है ट्रेड के लिए, फ्रीडम के लिए, ओपन इंडो पैसिफिक के लिए, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट के लिए। यानी कि अगर हमें यहाँ पे मूवमेंट करनी है, अगर हमें यहाँ पे घूमना है, अगर हमें यहाँ पे शिप्स में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो चाइना आज उतना फैल चुका है इस एरिया में कि वो हमारे शिप्स को, हमारे ट्रेड को रोक सकता है। तो क्वाड में इंडो पैसिफिक के लिए बोला गया कि हमें एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक क्रिएट करना है, इंश्योरिंग द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट। ये जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि हमें इंडो पैसिफिक एरिया में जो है फ्रीडम मेंटेन करनी है कि कोई भी शिप कहीं से भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, और वो किसी भी तरीके से ऑपरेट करे, अपना फ्री कॉमर्स हो, फ्री ट्रेड हो, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल हो, और चाइना किसी को ना रोके। डिप्लोमेसी की सबसे खास बात यह होती है कि वहां पे किसी देश का नाम नहीं लिया जाता। आप देखिए, आपको कहीं पे भी यहां पे चाइना का नाम लिखा हुआ नहीं दिखेगा। आपने भी क्वाड के आंसर्स में चाइना का नाम नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि इंडिया ने हमेशा से एक स्टैंड मेंटेन करा है कि क्वाड जो है वो एंटी चाइनीज ग्रुप नहीं है। इंडिया ने हमेशा से बोला है कि क्वाड एंटी चाइना ग्रुप नहीं है, रादर जो क्वाड है वो एक ऐसा ग्रुप है जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट और फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक को प्रमोट करता है। यानी कि अगर आपसे मेंस एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या क्वाड एक एंटी चाइनीज ग्रुप है, आप कहेंगे नहीं, चाइना के साथ तो हमारे ठीक ठाक रिलेशन है, हाँ बॉर्डर डिस्प्यूट है वो बात अलग है, लेकिन चाइना के साथ हमारा अच्छा खासा ट्रेड है। ऐसे में क्वाड जो है वो एंटी चाइनीज ग्रुप नहीं है, बल्कि वो तो ये ग्रुप है जो इंश्योर करता है कि इंडो पैसिफिक एरिया में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, सारे शिप्स अच्छे से मूव करें, कोई भी ट्रेड ना रुके, कोई देश किसी दूसरे देश को ना रोके। क्वाड तो इसलिए बनाया गया है। हाँ, चाइना अगर अपने ऊपर ले रहा है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन क्वाड एंटी चाइनीज ग्रुप तो नहीं है। अब देखो, किताबी भाषा में और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। प्रैक्टिकली हम सबको पता है कि एंटी चाइनीज ग्रुप है वो, लेकिन भारत का, यूएसए का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का जो ऑफिशियल स्टैंस है, जो क्वाड का ऑफिशियल स्टैंस है, वो यही है कि एंटी चाइनीज ग्रुप नहीं है, तो हमें वही लाइन पकड़नी है। हमें क्यों अपनी एक्स्ट्रा जो है वहां पे दिखाना है कि नहीं नहीं ये तो एंटी चाइनीज है, झूठ बोल रहे हो, ये वो नहीं। जो ऑफिशियल स्टैंस है हमें वही पकड़ना, नंबर उसी से मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी डिप्लोमेसी का आंसर लिख रहे हो, उसमें किसी एक देश को कभी अटैक मत करो कि चाइना गंदा देश है, खराब देश है, अपने इंडो पैसिफिक एरिया में स्प्रेड कर रहा है, तो हमें चाइना को रोकने के लिए क्वाड बनाना पड़ा। नहीं, बिल्कुल गलत लाइन ऑफ थॉट है ये, ऐसा आपको नहीं लिखना। आपको लिखना है कि इंडो पैसिफिक एरिया में हम चाहते हैं कि शिप्स का मूवमेंट अच्छे से हो, फ्रीडम ऑफ कॉमर्स हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट हो, फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक बना रहा है, और इसलिए हमने क्वाड ग्रुप की स्थापना करी। सिंपल। आप देखना पूरे स्लाइड्स में, पूरे नोट्स में कहीं पे भी
चाइना लिखा हुआ ही नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमें आंसर में चाइना नहीं लिखना, क्योंकि क्वाड एंटी चाइनीज है ही नहीं। हाँ, अगर वो पूछता है हमसे कि आपकी क्या थॉट है इसके बारे में कि क्वाड एक एंटी चाइनीज ग्रुप है, आप कहेंगे एंटी चाइनीज नहीं है। इंडिया तो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी में फॉलो करता है, इंडिया सबका दोस्त है। आपको सिंपल लाइन पकड़नी है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्वाड के? एक हो गया फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट एंड नेविगेशन, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। सेकंड, डिफेंडिंग रूल ऑफ लॉ, कि जो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक एरिया है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ बना रहे। रूल ऑफ लॉ का मतलब कि जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं वो यहाँ पे अच्छे से फॉलो हो। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहे, कि चाइना जो छोटे छोटे देशों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है वो ना करे और सॉवरेंटी बनी रहे। यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाइना जो है वो कहता है कि ताइवान मेरा है, चाइना कहता है ये साउथ चाइना सी मेरा है, चाइना कहता है कि यहाँ पे सेनकाकू आइलैंड्स, एक आइलैंड ग्रुप है जिसको कहते हैं सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड डिस्प्यूट है चाइना और जापान के बीच में। तो चाइना कहता है कि सेनकाकू आइलैंड भी मेरा है, चाइना कहता है ताइवान भी मेरा है, चाइना कहता है साउथ चाइना सी भी मेरा है। तो चाइना ये जो अलग अलग जगहों पे अपना क्लेम रख रहा है कि ये आइलैंड भी मेरा, वो आइलैंड भी मेरा, ये समंदर भी मेरा, वो रिसोर्सेज भी मेरे। तो इस तरीके का थॉट प्रोसेस जो चाइना फॉलो कर रहा है वो गलत है, और हमें दूसरे देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि ताइवान अगर एक अलग देश है तो चाइना उस पर कब्जा ना करे। सेनकाकू आइलैंड अगर जापान का हिस्सा है तो चाइना जबरदस्ती उसे हथियाने की कोशिश ना करे। दैट इज व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी। हम चाहते हैं कि पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे, कोई लड़ाई ना हो, अपना शांति बनी रहे। आपको पता है इंडिया वैसे भी महात्मा गांधी के, अशोका के और बुद्धा के सिद्धांत फॉलो करता है। वी फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ अशोका, महात्मा गांधी एंड गौतम बुद्ध, जो हमेशा बोलते हैं कि पीस ही हमारे को फॉलो करनी है, जो भी काम हमें करना है शांतिपूर्वक तरीके से करना है, एंड वी फॉलो दैट लाइन ऑफ थॉट। सो वी हैव टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द मैरीटाइम डोमेन। हमेशा ध्यान रखना कि क्वाड जो ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ इंडो पैसिफिक एरिया के लिए है। जो भी ग्रुपिंग आप पढ़ते हो, जो भी ग्रुप्स के बारे में आप पढ़ते हो, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि उसका ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कितना है, उसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड कितना है। यह हमेशा आपको पता होना चाहिए कि वो कितनी ज्योग्राफी में स्प्रेडेड है। तो जो क्वाड नाम का हमारा ग्रुप है वो यहां इंडो पैसिफिक एरिया के लिए ही बनाया गया है। तो जितनी भी बातें मैं यहां पे कर रहा हूं दे आर ओनली एंड ओनली फॉर इंडो पैसिफिक एरिया। हमेशा ध्यान रखना है बात। साथ में हमने बोला कि हम चाहते हैं कि कोई भी देश किसी दूसरे देश का कोअर्जन ना करे, कि जैसे चाइना छोटे देशों को दबाने की कोशिश करता है वो नहीं होना चाहिए, एंड कोई भी यूनिलेटरल एक्शन नहीं होना चाहिए। जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनका पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए। यानी कि बात यह है कि चाइना कई बार क्या करता है, यहां फिलीपींस के पास अपने शिप्स भेज देता है कि साउथ चाइना सी मेरा है। चाइना कई बार क्या करता है, यहां ताइवान के ऊपर से अपने हवाई जहाज उड़ा देता है। चाइना कई बार क्या करता है, यहां वियतनाम के पास अपने शिप्स भेज देता है। मतलब कि उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करता है कि देखो, मान जाओ कि ये साउथ चाइना सी मेरा है, नहीं मानोगे ना तो ये जो शिप और हवाई जहाज में भेज रहा हूं तुरंत मैं अटैक करवा दूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरीके से चाइना जो है इन छोटे देशों को धमकाता है, डराता है। कहने का मतलब है कि ये जो हम बात कर रहे हैं यहां पे कि कोअर्जन नहीं होना चाहिए, यूनिलेटरल एक्शंस नहीं होने चाहिए, चेंज इन स्टेटस को नहीं होना चाहिए, ये सब का ये मतलब है कि चाइना जिन भी डिस्प्यूट्स में है, कि साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, ताइवान का डिस्प्यूट है, सेनकाकू आइलैंड का डिस्प्यूट है, अगर आपको उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है तो आप पीसफुली करिए। दूसरे देश को, छोटे देश को डराओ मत, धमकाओ मत, उन्हें दबाओ मत, और ऐसा मत करो कि मैंने बोल दिया ना अब यही होगा, तुम कुछ नहीं बोलोगे मेरे आगे क्योंकि मैं तो बड़ी जीडीपी वाला देश हूं। नहीं, चाइना ऐसे अपनी मर्जी से यूनिलेटरली कोई भी चेंज इन स्टेटस को नहीं करेगा। इसके अलावा और भी कई सारी बातें करी हमारे क्वाड के मंत्रियों ने। उन्होंने सबसे पहले बोला कि हमारी जो क्वाड की पॉलिसी है उसके 4 मेजर पिलर्स हैं। यानी कि हम इंडो पैसिफिक एरिया में 4 पिलर्स के बेसिस पे काम करना चाहते हैं। और अब आप समझना कि जो यूपीएससी ने 2020 मेंस में क्वेश्चन पूछा
ये वाला क्वेश्चन कि क्वाड पहले तो एक मिलिट्री ब्लॉक था, अब ट्रेडिंग ब्लॉक बन गया है, तो बताइए इसके बारे में आपको क्या सोचना है। तो आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि क्वाड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडो पैसिफिक एरिया में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट मेंटेन करना चाहता है। क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या होता है? मिलिट्री अलायंस का मतलब होता है कि अगर एक देश के ऊपर अटैक हो रहा है तो बाकी सारे देश उसे बचाने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वाड जो है 4 देश हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं है। अगर क्वाड मिलिट्री अलायंस होता तो क्या हो रहा होता कि अगर जापान के ऊपर कोई अटैक हो गया तो यूएसए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जापान में अपनी मिलिट्री और आर्मी भेजेंगे। उसे कहते हैं मिलिट्री अलायंस। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर है। पहलगाम में पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेज के हमारे ऊपर अटैक करवाया। पलटे में हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भावलपुर, मुरीद के और इन सब जगहों पे पाकिस्तान में अटैक करा। जब हमने पाकिस्तान पे अटैक करा, जो भी स्ट्राइक्स हमने करे, उस टाइम पे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ने अपनी आर्मी हमारे यहां नहीं भेजी। और बात समझो कि यूएसए ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करे। तो जब यूएसए ईरान के साथ इन्वॉल्व हुआ तो इंडिया ने, जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कोई भी वो हथियार वगैरह नहीं भेजे। कहने का मतलब है कि अगर क्वाड मिलिट्री अलायंस होता तो आप मेंस एग्जामिनेशन में एग्जांपल्स दे सकते हो कि ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने अकेले लड़ा है, ईरान और यूएसए का कंफ्लिक्ट यूएसए ने अकेले लड़ा है, उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कहने का मतलब है कि ये एग्जांपल्स प्रूव करते हैं कि क्वाड जो है वो एक मिलिट्री अलायंस तो बिल्कुल नहीं है। राइट। तो हम अब ये समझ रहे हैं कि जो क्वाड है इंडो पैसिफिक एरिया में वो कौन कौन से मेजर पिलर्स के ऊपर काम करता है। सबसे पहले मैरीटाइम एंड ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी, कि क्वाड कहता है कि यार मुझे ना जो है पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के ऊपर काम करना है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ट्रेड इंक्रीज करना है, अपना जो कॉमर्स है उसे इंक्रीज करना है। तो आप देखो कि वो सिक्योरिटी की भी बात कर रहा है, वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की भी बात कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहा है कि पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में जो नई टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और वो डिजास्टर रिलीफ की भी बात कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इसकी भी बात कर रहा है कि कोई सुनामी, साइक्लोन, अर्थक्वेक, वोल्केनो ऐसा कुछ हो गया और वहां पे लोग फंस गए तो हम आपस में मिलकर उन लोगों की मदद करेंगे। क्वाड ने बोला कि ये 4 मेरे जो है मेजर पिलर्स हैं, इंडो पैसिफिक में हम जो भी काम करेंगे वो इन 4 पिलर्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। यानी कि अब मैं दोबारा से अपने मेंस 2020 के क्वेश्चन पे आता हूं और हमें समझ आएगा कि क्वाड के जो 4 पिलर हमने देखे, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ और ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी, तो ये जो यूपीएससी ने हमें लाइन दी है कि क्वाड पहले एक मिलिट्री अलायंस था, अभी ट्रेडिंग ब्लॉक है, ये दोनों ही बातें यूपीएससी ने गलत लिखी हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड ना तो मिलिट्री अलायंस है और ना ही सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ब्लॉक है। क्योंकि क्वाड में टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है, डिजास्टर रिलीफ की भी बात हो रही है, सिक्योरिटी की भी बात हो रही है, ट्रांसनेशनल क्राइम्स की भी बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट की भी बात हो रही है। तो यानी कि 2020 में यूपीएससी ने क्वाड का जो क्वेश्चन पूछा था, हमें उसमें दोनों के खिलाफ एग्जांपल्स और पॉइंट्स लिखने थे। एग्जांपल्स जैसे कि मैंने आपको अभी ऑलरेडी दिए। साथ में क्वाड के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, जब वो मिले तो उन्होंने बात करी कि हमें आसियान के ऊपर स्पेशल फोकस करना है। आसियान के ऊपर स्पेशल फोकस, कि आप समझिए, मैप से समझेंगे इस बात को। क्वाड के मिनिस्टर्स का मानना है कि ये जो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक एरिया है, इस पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में ये है आपका आसियान। दिस इज योर आसियान। आसियान ये 10 कंट्रीज, फिलीपाइंस, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया एटसेट्रा, यही यही है आसियान, 10 कंट्रीज। क्वाड के मिनिस्टर्स को ये लगता है कि आसियान जो है वो इंडो पैसिफिक के एकदम सेंटर में है। यानी कि उनको ये लगता है कि अगर आप इस पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में फ्रीडम ऑफ कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट, पीस, स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हो तो उसमें आसियान के देशों के साथ हमारा काफी ज्यादा कोलैबोरेशन लगेगा। कि अगर हम क्वाड के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे शिप्स यहां से फ्रीली निकल पाए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रेड इंक्रीज हो, हम चाहते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़े, हम चाहते हैं कि यहाँ पे डिजास्टर रिलीफ अच्छे से हो, अगर ये सब काम हमें करने हैं
तो आसियान उसमें हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और इसलिए क्वाड ये बोलता है कि आसियान के 10 देशों के साथ, इसमें जो 10 देश हैं उनके साथ हमें बहुत ही क्वार्डियल रिलेशन बना के चलने हैं, बहुत ही अच्छे रिलेशन हमें बना के चलने हैं। इसलिए यहां पे कीवर्ड यूज किया गया कि आसियान जो है दैट इज सेंट्रल टू क्वाड एंगेजमेंट, और हम चाहते हैं कि क्वाड जो है वो आसियान के साथ एंगेज करे और आसियान यूनाइटेड रहे, कि यानी कि जो आसियान के 10 देश हैं ये आपस में लड़ाई ना करें और आपस में यूनाइटेड तरीके से रहें। दिस इज द मीनिंग ऑफ आसियान यूनिटी एंड आसियान सेंट्रलिटी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे हम क्वाड पॉलिसी के अंदर ये चाहते हैं कि क्वाड के जो चारों देश हैं वो आसियान के देशों के साथ मिलकर अपने ऑब्जेक्टिव्स को इंडो पैसिफिक एरिया में पूरा करें। इसी तरीके से पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि पैसिफिक आइलैंड फोरम्स, पैसिफिक लेड अलग अलग रीजनल ग्रुपिंग्स जो पैसिफिक ओशन, नोरू, वेनुआशु, फ्रेंच पॉलिनेशिया, इन सब ने अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना रखे हैं वो, और साथ में जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, जो इंडियन ओशन के रिम वाली कंट्रीज हैं, जो इंडियन ओशन को टच करने वाली कंट्रीज हैं, उन सबके साथ भी हम अच्छे रिलेशंस मेंटेन करें। यानी कि आप समझिए कि क्वाड ने क्या बोला कि एक तो सबसे पहले जो आसियान के 10 देश हैं वो हमारे लिए सेंट्रल हैं और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कि मतलब अगर हम इंडो पैसिफिक में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं तो आसियान का सपोर्ट उसमें काफी ज्यादा लगेगा और आसियान उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ आसियान ही नहीं, बल्कि इंडियन ओशन में जो अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और पैसिफिक ओशन में जो अलग अलग आइलैंड्स हैं, टुवालू, किरिबाती, नोरू, वेनुआशु, सोलोमन आइलैंड्स, सैलेडोनिया, इस तरफ मॉरिशस, सीशेल्स और ये सब मालदीव जैसे देश जो हैं, इन सब के साथ भी हमें कोलैबोरेट करके अपनी इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी को और ज्यादा मजबूत बनाना है और ज्यादा हमें इसे स्ट्रांग बनाना है। This is the meaning of ASEAN unity and centrality. This is the meaning of engagement with Pacific Ocean Islands. This is the meaning of engagement with Indian Ocean Rim Association. कि ये जो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक एरिया है, अगर हम यहाँ पे चाइना को, उसके इन्फ्लुएंस को रोकना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें आसियान, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इन सब के साथ हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा। बाकी क्वाड के देशों ने बोला कि हमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट मेंटेन करनी है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कि इंडो पैसिफिक एरिया से जितने भी हमारे शिप्स हैं वो निकल पाए, और ओवरफ्लाइट का मतलब कि वहां से जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो भी हमारी ठीक तरीके से निकल पाए। कहने का मतलब है कि यहां से हमारी फ्लाइट्स भी निकल पाए और हमारे शिप्स भी निकल पाए। इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट, कि चाइना और इस टाइप के जो देश हैं वो हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर मिसाइल ना चला दें, हमारे शिप्स को रोक ना लें। इन सब चीजों के लिए हम चाहते हैं कि हमारा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट जो है वो बना रहना चाहिए। ऑल्सो इंडो पैसिफिक एरिया में हमारा स्पेशल फोकस होगा ईस्ट चाइना सी पे और साउथ चाइना सी पे। ये दो समंदरों की बात की गई, डॉक्टर एस जयशंकर ने करी। अब क्या हो रहा है, रेपिटेटिव टर्म्स हैं, जो मेजर कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने क्वाड की मीटिंग में बोला कि हमें इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट मेंटेन करना है, लेकिन साथ में एक स्पेशल फोकस बनाना है ईस्ट चाइना सी पे और साउथ चाइना सी पे। क्यों? ये जो साउथ चाइना सी एरिया है, चाइना इसे क्लेम करता है, और ईस्ट चाइना सी में ताइवान और सेनकाकू आइलैंड डिस्प्यूट है। ये ईस्ट चाइना सी है, यहां पर ताइवान है, और इधर ही सेनकाकू आइलैंड है। तो डॉक्टर एस जयशंकर ये बोल रहे थे कि चाइना साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट की वजह से जो वियतनाम और फिलीपींस को डिस्टर्ब करता है, और ईस्ट चाइना सी में ताइवान और सेनकाकू आइलैंड की वजह से जो जापान के साथ लड़ता है, ये सारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो, उन्होंने चाइना का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने तो बस ये बोला कि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में जो भी देश आपस में लड़ रहे हैं उन्हें नहीं लड़ना चाहिए। और आपको समझ आ गया, अब आप इंटेलिजेंट हो, आपको ये बात समझ आ गई कि साउथ चाइना सी में कौन लड़ रहा है, चाइना लड़ रहा है। ईस्ट चाइना सी में कौन लड़ रहा है, चाइना लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? ताइवान और सेनकाकू आइलैंड के लिए। खत्म एनालिसिस। कि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में स्पेशल फोकस है, वहां पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मिलिटराइजेशन नहीं होना चाहिए। कि ये जो डिस्प्यूट वाले एरियाज होते हैं, चाइना यहाँ पे अपने शिप्स भेजा जा रहा है, एयरक्राफ्ट भेजा जा रहा है, यहाँ पे अपनी मिलिट्री भेजा जा रहा है,
तो ये जो मिलिटराइजेशन हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये जो छोटे देशों को आप धमका रहे हो ये नहीं होना चाहिए, और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो सारे के सारे पीसफुली रिजॉल्व होने चाहिए इन लाइन विद अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज। यूनाइटेड नेशन का एक कानून है कि समंदर जो है किस तरीके से यूज किए जाएंगे। तो हम हमेशा मानते आए हैं कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, चाहे साउथ चाइना सी में हो चाहे ईस्ट चाइना सी में हो, सारे डिस्प्यूट्स पीसफुली रिजॉल्व होने चाहिए विद डायलॉग। बातचीत करके आपस में आराम से बैठ के आप डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करिए, और जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आप करोगे वो अनक्लॉज को ध्यान में रख के करोगे, क्योंकि दुनिया में समंदरों का जो कानून है दैट इज अनक्लॉज, सो यू कीप इन माइंड अनक्लॉज व्हाइल रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स। हमने सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें देख ली, हमने ये देख लिया कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, आसियान यूनिटी, आसियान सेंट्रलिटी, इंडो पैसिफिक आइलैंड नेशंस, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, मिलिटराइजेशन, यूनिलेटरल एक्शंस, कोअर्जन, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, अनक्लॉज। इतने सारे कीवर्ड्स आपको बता दिए हैं कि आप मुख्य परीक्षा में सोचते रह जाओगे कि क्या लिखें और क्या ना लिखें। अभी तक आपको ये दिक्कत आ रही थी कि सर कंटेंट नहीं है मेंस में लिखने का, अब मैं चाहता हूं आपको दिक्कत आए कि सर इतना कंटेंट हो गया है समझ ही नहीं आता क्या लिखें और क्या छोड़ें। उसी ऑब्जेक्टिव के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो यहां पे मैं सारे आपको बताता जा रहा हूं, और इतना ही नहीं, अभी तो आगे बहुत लंबी बातचीत होनी है। अभी इसके बाद मैं आपको पूरा अफ्रीका भी कराऊंगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर घाना गए थे, प्राइम मिनिस्टर नामीबिया गए थे, वो सारी बातें भी मैं आपको कराऊंगा, उधर के भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड बताऊंगा, इंपॉर्टेंट स्पीशीज भी अभी बताऊंगा। तो पूरा लेक्चर एंड तक देखना है। इतना कुछ सीख लोगे इस लेक्चर से कि अपने आप मेंस के पीवाईक्यूज में पेन चलने लगेगा और कहोगे सर सारे कीवर्ड्स क्लियर हो गए, और अब तो ये लग रहा है कि क्या लिखें और क्या ना लिखें, इतना कंटेंट इकट्ठा हो गया। कमेंट में बताएंगे लेक्चर कैसा लग रहा है, साथ में जो अपना टेलीग्राम चैनल है नीचे मुझसे जुड़े रहने के लिए वो ज्वाइन करेंगे। रेगुलर मेरे पेड और फ्री बैचेस के बारे में अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे, तो उसे जरूर ज्वाइन करेंगे। खैर बाकी की बातें बाद में, अभी पहले आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि क्वाड में और क्या बात हुई। सिक्योरिटी और ट्रांसनेशनल क्राइम के अलावा आजकल आपको पता होगा कि एक नई डिबेट मार्केट में चल रही है अबाउट रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और इन सब जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स सप्लाई करता है वो चाइना करता है। जब भी चाइना का यूएसए के साथ या इंडिया के साथ कोई डिस्प्यूट होता है, ऐसी कोई बात होती है, तो चाइना ना धमकी देने लगता है कि मैं नहीं दूंगा अब तुम्हारे को ये। और ऐसा कई बार हुआ है कि चाइना ने जब जब इंडिया को ये धमकी दी है, दुनिया को ये धमकी दी है, यूएसए को ये धमकी दी है कि मैं तुम्हें रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दूंगा, रेयर अर्थ मेटल्स नहीं दूंगा, जब जब चाइना ने करा है, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री, बैटरी इंडस्ट्री, ये सब काफी इंपैक्ट हुआ है। ऐसे में हमें यह सोचना है कि चाइना के ऊपर जो आज डिपेंडेंस है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, उसको कैसे कम किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा, दैट इज विद रिगार्ड्स टू क्रिटिकल मिनरल्स। और उन्होंने बोला कि हमें ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनकी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, इनकी रिलायबिलिटी इंक्रीज करनी होगी। बिना चाइना का नाम लिए उन्होंने बोला कि ये जो नॉन मार्केट टैक्टिक्स हैं, नॉन मार्केट टैक्टिक्स का यहाँ पे मतलब है कि जो चाइना हमें धमकाता है, ये जो नॉन मार्केट टैक्टिक्स हैं, कि ये जो बार बार हमें धमकी देता है मैं तुम्हारी सप्लाई रोक दूंगा, सप्लाई रोक दूंगा, इस तरीके के जो खराब टैक्टिक्स हैं उससे जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई इंपैक्ट हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि हमें अपने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना होगा और ज्यादा रिलायबल बनाना होगा कि हाँ ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये हमारे पास लगातार आते रहें और हमारी इंडस्ट्री जो है वो इंपैक्ट ना हो। तो आप ये समझिए कि कैसे क्वाड जो है ना तो वो मिलिट्री अलायंस है और ना ही वो सिर्फ एक ट्रेडिंग ग्रुप है कि हाँ बताओ कितना टैरिफ लगाना है, कितनी ड्यूटी लगानी है और आपस में ट्रेड करते हैं। क्वाड, जैसा कि यूपीएससी ने 2020 में पूछा, ना तो ट्रेडिंग ग्रुप है और ना ही एक कोई मिलिट्री अलायंस है। क्वाड एक मल्टीलेटरल ग्रुप है जो
डाइवर्स चीजों के बारे में बात करता है इंडो पैसिफिक एरिया में। तो जब सिक्योरिटी की बात हो गई, क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो गई, फिर हम आए नॉर्थ कोरिया पे। आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया जो है, इधर ये नॉर्थ कोरिया अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। बेसिकली नॉर्थ कोरिया का एक डिस्प्यूट जापान के साथ है और एक डिस्प्यूट साउथ कोरिया के साथ है। ना तो जापान के पास न्यूक्लियर वेपन है, ना ही साउथ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। इस पूरे एरिया में इन तीन देशों में से नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, अपनी मिसाइल्स और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और ज्यादा ग्रो कर रहा है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल्स और वेपन्स को ग्रो कर रहा है, उस वजह से जापान और साउथ कोरिया का जो सिक्योरिटी चैलेंज है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि जापान और साउथ कोरिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो बढ़ रहा है। इसी के बारे में बात करते हुए क्वाड के देशों ने बोला कि जो नॉर्थ कोरिया अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स की बार बार टेस्टिंग कर रहा है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट जाता है और नॉर्थ कोरिया को ये नहीं करना चाहिए। क्वाड के देशों ने बोला कि हम सब मिलके पूरे के पूरे कोरियन पेनिनसुला की कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन के बारे में बात करेंगे। अब यहां से आपको अगर कोरियन पेनिनसुला के ऊपर जीएस मेंस पेपर 2 में, एसए में या फिर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये कीवर्ड जरूर यूज करेंगे, कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां पे जितने भी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं उन सबको आप अपने मुख्य परीक्षा और एसए एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑफिशियल कीवर्ड्स हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो डीन्यूक्लियराइजेशन का मतलब है कि क्वाड के मिनिस्टर्स ने यह बात करी कि ये जो नॉर्थ कोरिया बार बार अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, हमें नॉर्थ कोरिया को रोकना होगा और नॉर्थ कोरिया को अपने सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। उसे हम कहते हैं कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला। कि कोरिया पेनिनसुला में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मिला के पूरे कोरियन पेनिनसुला में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन सबको खत्म कर देना चाहिए, डीन्यूक्लियराइज कर देना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन। ऑल्सो नॉर्थ कोरिया आजकल साइबर टेररिज्म काफी ज्यादा स्प्रेड कर रहा है। इसके हैकर्स जो हैं लोगों को अलग अलग जगह पे साइबर अटैक्स कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी चुराने में नॉर्थ कोरिया आजकल काफी आगे निकल रहा है और नॉर्थ कोरिया बाहर के देशों से इलीगली पैसा मंगवा के अपने वेपन्स को प्रमोट कर रहा है। यानी कि इस पूरे एरिया में नॉर्थ कोरिया काफी ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट, साइबर थ्रेट, वेपन का डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीजों को गलत तरीके से इस्तेमाल करके नॉर्थ कोरिया रीजन में इंस्टेबिलिटी फैला रहा है। उसके बारे में यहां पे बात करी गई। ऑल्सो ये बोला गया कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाने चाहिए, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस को ध्यान में रखते हुए सारे देश मिलके नॉर्थ कोरिया के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगाएंगे, जिससे कि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को रोक दे। ऑल्सो चारों ही देशों ने, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस ने बोला कि हम नॉर्थ कोरिया के साथ किसी भी प्रकार का वेपन का ट्रेड नहीं करेंगे और हम दुनिया के बाकी देशों को भी ये बोलते हैं कि उन्हें भी नॉर्थ कोरिया के साथ वेपन्स का ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया कि इंडो पैसिफिक एरिया में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवर फ्लाइट, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी की बात हुई। फिर हमने बात करी क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई की। फिर हमने बात करी नॉर्थ कोरिया की। अब हम बात करेंगे म्यांमार की कि क्वाड के जो मिनिस्टर्स हैं इन्होंने म्यांमार के बारे में क्या बात करी। सबसे पहले आपको यह पता होगा कि म्यांमार में आजकल मिलिट्री रूल चालू है। म्यांमार की मिलिट्री ने वहां की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको वहां से हटा दिया और अब खुद रूल कर रहे हैं। इसकी वजह से म्यांमार में एक काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सपोर्टर्स वहां की मिलिट्री के साथ लड़के दोबारा से डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन म्यांमार की मिलिट्री अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है और वो कहती है कि हम ही यहां पे रूल करने वाले हैं। तो इस तरीके से म्यांमार में आजकल काफी ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट और डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स और मिलिट्री के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चालू है। ऐसे में म्यांमार की सिक्योरिटी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि म्यांमार एक आसियान देश है। मैंने आपको बताया था कि आसियान में 10 कंट्रीज हैं, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई, म्यांमार, ये सब। तो म्यांमार जो है वो आसियान का एक हिस्सा है, आसियान की 10 कंट्रीज का हिस्सा है। हमने कहा कि क्वाड के अंदर आसियान जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंट्रल रोल प्ले करता है। आसियान में जो है
वो हम चाहते हैं कि यूनाइटेड रहे, स्टेबल रहे, पीसफुल रहे, तभी हम पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में पीस स्टेबिलिटी ला पाएंगे। आपको याद होगा मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे, आसियान सेंट्रलिटी एंड आसियान यूनिटी, कि आसियान जो है स्टेबल रहना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए, तभी जाके हमारी इंडो पैसिफिक की पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी और हम पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवरफ्लाइट बना पाएंगे। ऐसे में क्वाड के देशों ने बोला कि हम चाहते हैं कि म्यांमार की जो भी प्रॉब्लम है वो पीसफुली रिजॉल्व की जाए, म्यांमार में डेमोक्रेसी वापस से आए और हम म्यांमार में पीस और स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। कुछ समय पहले आसियान के 10 देश आपस में मिले और उन्होंने म्यांमार में पीस और स्टेबिलिटी लाने के लिए एक एजेंडा साइन करा जिसे कहते हैं 5 पॉइंट एजेंडा। ये 5 पॉइंट एजेंडा आसियान के 10 देशों ने आपस में मिलकर साइन करा था और यह बात तय हुई थी कि इस 5 पॉइंट एजेंडा को म्यांमार में इंप्लीमेंट करके वहां पे पीस और स्टेबिलिटी लाई जाएगी। क्वाड के देशों ने यही बोला कि हम चाहते हैं कि जो भी आसियान का 5 पॉइंट एजेंडा है उसे म्यांमार में इंप्लीमेंट किया जाए और वहां पे दोबारा से डेमोक्रेसी, पीस और स्टेबिलिटी लाई जाए। एक और एस्पेक्ट जो निकल के आता है वो ये कि म्यांमार में जो लड़ाई चल रही है उसके चलते बहुत से इनलीगल रिफ्यूजीज हैं जो इंडिया में आ रहे हैं। उसकी वजह से इंडिया में ड्रग्स, अलग अलग टाइप के क्राइम्स, ये सब इंक्रीज हो रहे हैं। हमने ये बोला कि हम चाहते हैं कि म्यांमार से निकलने वाली जो इंस्टेबिलिटी है, म्यांमार से निकलने वाले जो थ्रेट्स हैं, म्यांमार से निकलने वाले जो ड्रग रैकेट, टेररिज्म रैकेट्स हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जाए और ये जो ओवरऑल सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी की सिचुएशन खराब हो रही है, हमें इसे मिलकर रोकना होगा। तो आप देखिए कि क्वाड जो है वो इंडो पैसिफिक की तो बात करता ही है और उधर इंडो पैसिफिक के देशों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कोरियन पेनिनसुला में हो, चाहे वो म्यांमार में हो, उनके बारे में भी बात करता है। इसके बाद टेररिज्म को लेकर बात हुई कि आपको पता है ऑब्वियसली कि इंडिया जो है टेररिज्म का विक्टिम रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी कई बार बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। यूएस भी टेररिज्म का विक्टिम रहा है। तो क्वाड के चारों ही देश जो हैं वो टेररिज्म से इंपैक्टेड रहे हैं। तो कुल मिला के यहां पे ये बात हुई कि चारों देश आपस में टेररिज्म को रोकेंगे, टेरर फाइनेंसिंग को रोकेंगे और किसी भी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए बोला गया कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान स्प्रेड करता है ये उसे स्प्रेड नहीं करना चाहिए। ऑल्सो मैं आपको अभी कुछ देर पहले ये बता रहा था कि क्वाड के देशों ने बोला कि हम अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई जो है उसे सेफगार्ड करना चाहते हैं। हमारे जो रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनकी सप्लाई को सेफगार्ड करना चाहते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब में जो अलग अलग टाइप के निकल, कोबाल्ट और दूसरे टाइप के रेयर अर्थ मिनरल्स यूज होते हैं, उन सब की सप्लाई को हम सिक्योर करना चाहते हैं और उन्हें जो है सेफगार्ड करना चाहते हैं। उनकी सप्लाई चेन्स को रिलायबल बनाना चाहते हैं। चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसे कम करना चाहते हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वाड ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है, दैट इज क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव। बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये। जीएस पेपर 2 में डिप्लोमेसी के अंदर और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के अंदर इस इनिशिएटिव के बारे में पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन बनेगा कि क्वाड जो है वो इंडो पैसिफिक एरिया के सारे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करता है या क्वाड जो है वो इंडो पैसिफिक एरिया को लेकर कंसर्न्ड है, इट इज अ ग्रुपिंग फॉर इंडो पैसिफिक एरिया, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट। इस तरीके से क्वाड के ऊपर जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलरली जीएस पेपर 3 में भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को एंश्योर करने के लिए, रिलायबल सप्लाई चेन्स क्रिएट करने के लिए क्या कदम उठा रहा है। उसमें ये क्वाड का क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव हम मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया चाइना के ऊपर अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की रिलायंस को कम करने के लिए क्वाड के साथ कोलैबोरेट करके ये क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है। क्वाड के इस क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव में बोला गया कि हमारे जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स हैं उनकी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करेंगे और उन्हें सिक्योर करेंगे। तो क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव्स, आपसे प्रीलिम्स में भी यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ग्रुप ने अपना खुद का क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव लॉन्च करा है। ए क्वाड, बी ब्रिक्स, सी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या डी G20। इस तरीके से प्रीलिम्स का एक सीधा वर्बेटिम फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड ने लॉन्च करा क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव। इसके साथ थोड़ी सी रैंडम बातें करी गई क्वाड में कि हम जो है पूरे इंडो पैसिफिक में लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर बात करेंगे कि अनक्लॉज हो गया या दूसरे समंदर के लॉज हो गए,
उनका अच्छे से एनफोर्समेंट होना चाहिए। साथ में लॉजिस्टिक नेटवर्क फील्ड ट्रेनिंग को प्रमोट किया जाएगा। लॉजिस्टिक नेटवर्क फील्ड ट्रेनिंग मतलब कि अगर हमारे कोई डिजास्टर आ गया तो एक दूसरे का उसमें सपोर्ट कैसे करना है, कैसे वहां पे रिहैबिलिटेशन और रिलीफ प्रोवाइड करना है, किस तरीके से वहां पे असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, उसे कहते हैं लॉजिस्टिक नेटवर्क सपोर्ट। और साथ में मुंबई में एक और फैक्चुअल क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में सीधा बनेगा, मुंबई में एक क्वाड पोर्ट ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप लॉन्च किया गया कि वहां पे किस तरीके से हम अपनी ओवरऑल इंटर कॉमर्स को प्रमोट कर सकते हैं, शिप्स को, पोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। मुंबई में क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप बनाया जाएगा। तो ये आपका क्वाड था जहां पे हमने जितनी भी बातें करी गई कोरिया के बारे में, म्यांमार के बारे में, इंडो पैसिफिक के बारे में, क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव के बारे में हमने डिस्कस करा। 3 इंपॉर्टेंट बैचेस मेरे ज्वाइन कर सकते हैं आप। सीसैट वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका, जहां पे पूरा सीसैट बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं कवर कराऊंगा, ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इससे बेटर और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको नहीं मिलेगा। पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी एंड टू एंड प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूडिंग ऑल द पीवाईक्यूज, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा फुल फ्लेजेड बैच अवेलेबल है। तीनों बैचेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं and now we'll talk about another important current affair, that is NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक 32 कंट्रीज का मिलिट्री अलायंस है। आपको पता है कि नेटो एक ऐसा ग्रुप है जो एक यूएस लेड मिलिट्री अलायंस है। और मिलिट्री अलायंस का मतलब आपको पता है कि अगर एक देश के ऊपर अटैक हो रहा है तो बाकी सारे देश उसे बचाने आएंगे, जैसे फ्रांस, जर्मनी, टर्की, ये सब नेटो का हिस्सा हैं। कि अगर जर्मनी के ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो नेटो के सारे मेंबर जर्मनी की साइड से आएंगे। अगर टर्की के ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो नेटो के सारे मेंबर्स टर्की की साइड से आएंगे। ये होता है मिलिट्री अलायंस। नेटो मिलिट्री अलायंस है, क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इनको ध्यान रखेंगे कि क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, वो एक ग्रुपिंग है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर, इन सब के बारे में बात करती है। वेराज नेटो इज अ मिलिट्री अलायंस। 2023 में यूपीएससी ने 250 वर्ड्स का 15 मार्कर एक क्वेश्चन पूछा था कि जो नेटो है अगर उसको स्ट्रांग बनाया जाए, उसका एक्सपेंशन किया जाए, इट वर्क्स वेल फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए काफी अच्छे से काम करता है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट, गिव रीजंस। मतलब कि अगर नेटो ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो इंडिया के ही फायदे की बात है। यानी कि जितना ज्यादा नेटो स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा नेटो के देश चाइना को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे, उतना ही ज्यादा नेटो के देश रशिया के एक्सपेंशनिज्म को रोक पाएंगे, उतना ही ज्यादा नेटो के देश दुनिया में एक स्टेबिलिटी बना पाएंगे। नेटो 32 कंट्रीज का एक मिलिट्री अलायंस है और ये सारी कंट्रीज सिक्योरिटी के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि मिलिट्री अलायंस है। तो जब नेटो बना उस टाइम पे ये हुआ कि अमेरिका ने इन सब देशों को बोला कि देखो मैं सबसे बड़ा देश हूं इस ग्रुप का, मैं सबसे बड़ी इकोनॉमी हूं, सबसे पावरफुल देश हूं, मिलिट्री में भी सबसे ज्यादा पैसा मैं ही लगाता हूं। तो एक काम करो, तुम लोग अपने डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्चा मत करो, मैं अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा हूं और उसी से ही मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा। ऐसा अमेरिका ने नेटो के सारे देशों को बोला। फास्ट फॉरवर्ड, डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब यह बोलना शुरू करा कि मेरे लिए अमेरिका सबसे पहले आता है और अमेरिका की पॉपुलेशन के, अमेरिका के सिटीजन्स के जो लाखों करोड़ों डॉलर हैं वो हर साल मैं तुम लोगों की सिक्योरिटी पे खर्च नहीं करूंगा। मतलब कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो नेटो को एक डिवीजन की तरफ ले जा रही हैं। डिवीजन की तरफ ऐसे कि पहले एक दौर हुआ करता था
जब अमेरिका ये बोलता था बाकी सारे देशों को कि मैं तुम सबकी सिक्योरिटी का ध्यान रखूंगा और मैं तुम सबको किसी भी प्रॉब्लम से बचाऊंगा, लेकिन अब अमेरिका ने यह बोलना शुरू करा कि मैं तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं करूंगा, तुम लोग अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करो। अमेरिका ने यूके, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, इन सब देशों को बोलना शुरू करा कि अब तुम अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज करो, अपनी जेब से पैसा निकालो, अमेरिका तुम लोगों के लिए डिफेंस पे खर्चा नहीं करेगा। इसके चलते नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, नेटो की जितनी भी इकोनॉमीज हैं, उन सब के ऊपर एक प्रेशर पड़ने लगा। और प्रेशर ऐसा कि नेटो का रिसेंटली एक समिट हुआ और उस समिट में यह बात की गई कि नेटो के जितने भी देश हैं वो 2035 तक अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो 5% ऑफ जीडीपी तक इंक्रीज करेंगे, कि जिस देश की जितनी जीडीपी है उसका 5%, उसका 5% वो लोग अपनी डिफेंस स्पेंडिंग पे खर्च करेंगे। अभी अगर आज की बात करें 2025 की, तो नेटो के बहुत से ऐसे देश हैं जो 2%, 2.5%, 3% इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अपने डिफेंस बजट पे। लेकिन अब क्योंकि यूएसए ने बोला कि मैं तुम्हारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करूंगा, इसके चलते नेटो के देशों को अब और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी कि जो नेटो की मिलिट्री स्पेंडिंग है वो इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि यूएस ने ये बोला कि मैं अब तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं करूंगा। एक बात तो ये हो गई। इसी के साथ दुनिया में जैसे जैसे कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में देशों को यह लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सिक्योर बनना पड़ेगा, और ज्यादा हथियार चाहिए, और ज्यादा हमारे को आर्म्स चाहिए, और ज्यादा मिसाइल्स चाहिए अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। और इसलिए नेटो के जो देश हैं इनकी मिलिट्री स्पेंडिंग और ज्यादा इंक्रीज होगी, पर्टिकुलरली रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते। आपको पता है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है एक्चुअल में वो यूरोप के देशों को है। उनको यह खतरा रहता है कि रशिया कब यूक्रेन की जगह हमारी तरफ अपनी मिसाइल दाग देगा। तो रशिया यूक्रेन के चलते यूरोप में एक सिक्योरिटी थ्रेट है। इजराइल गाजा कंफ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर, और ईरान इजराइल कंफ्लिक्ट, इन सब कंफ्लिक्ट्स के चलते दुनिया में एक इनस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी क्राइसिस है, सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसकी वजह से दुनिया के अलग अलग देश अपना डिफेंस बजट इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहां पे हम दो बातें समझते हैं कि नेटो की जो कंट्रीज हैं उन्हें अपना डिफेंस बजट दो रीजंस की वजह से अब इंक्रीज करना होगा। एक, कि यूएस धीरे धीरे पीछे हट रहा है। दूसरा, दुनिया में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, जिस वजह से उन्हें अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं नेटो से आगे बढ़ के ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करता हूं, पूरी दुनिया में भी डिफेंस बजट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम नेटो के अलावा दूसरे देशों की बात करते हैं, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, इंडिया हो, आसियान के देश हो, तो वहां पे भी डिफेंस का बजट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हर जगह हमें बढ़ती हुई इंस्टेबिलिटी दिख रही है। अगर मैं आज की बात करता हूं, तो यूएस लगभग 997 बिलियन डॉलर, चाइना 300 बिलियन डॉलर, रशिया 150 बिलियन डॉलर, जर्मनी 89 बिलियन डॉलर और इंडिया 86 बिलियन डॉलर अपनी मिलिट्री पे लगभग अप्रोक्सीमेटली खर्च करते हैं हर साल। आप देखिए, यूएस का डिफेंस बजट इंडिया से 100 गुना ज्यादा है, सॉरी 10 गुना ज्यादा है। कहने का मतलब है कि दुनिया में इतनी ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग हो रही है, और अभी भी क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो दुनिया के दूसरे देशों को और ज्यादा अपनी डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन उठता है यहां पे दो तरीके से। एक क्वेश्चन उठेगा जीएस 2 में, एक क्वेश्चन उठेगा जीएस 3 में। जीएस 2 में यह उठेगा कि नेटो जो है वो कहीं ना कहीं अब डिवाइड हो रहा है आपस में। जब से यूएस ने अपना हाथ खींचना शुरू करा है, नेटो के देश अपनी सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखेंगे। अब जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप के अंदर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी फॉलो की जा रही है,
नेटो कमजोर हो रहा है। GS3 में क्वेश्चन बनेगा कि जैसे जैसे देशों की डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे जो पैसा वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जा सकता था वो डिफेंस की तरफ जा रहा है। अगर हम ध्यान से समझें तो ये जितना भी पैसा डिफेंस में इंक्रीज हो रहा है, जितनी भी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है, एक्चुअल में ये सारा पैसा हेल्थ में, एजुकेशन में और वेलफेयर स्पेंडिंग में जा सकता था कि अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीजों में पैसा जा सकता था। लेकिन क्योंकि दुनिया की इंस्टेबिलिटीज और सिक्योरिटी क्राइसिस के चलते अलग अलग देशों का डिफेंस बजट बढ़ रहा है, इस वजह से दुनिया में इन सब चीजों के ऊपर खर्चा जो है कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अगर हम इसे यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के साथ लिंक करते हैं, तो क्योंकि दुनिया में मिलिटराइजेशन बढ़ रहा है, दुनिया में डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है, इस वजह से एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कम करने का जो हमारा एक गोल था 2030 तक, वो शायद अचीव ना हो पाए। हमें क्लाइमेट चेंज और R&D में जो पैसा लगाना था, क्लीन और ग्रीन एनर्जी में जो पैसा लगाना था, शायद उधर हम अपना टारगेट पूरा ना कर पाए। अगर एक पर्सपेक्टिव देखें तो इंडिया आज डिफेंस के ऊपर लगभग 2.3% ऑफ GDP खर्च करता है और वहीं हेल्थ के ऊपर 1.8% GDP खर्च करता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो यहां से और ऊपर जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में दोबारा से धीरे धीरे रीमिलिटराइजेशन का दौर आ रहा है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे सारे देश अपने अपने हथियारों को मजबूत करना चाहते थे। बीच में फिर जब कोल्ड वॉर खत्म हुई 1991 के बाद, तो एक ऐसा दौर था जब बहुत ज्यादा हथियारों के पीछे नहीं भागा जा रहा था। लेकिन अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इजराइल गाजा क्राइसिस, ईरान इजराइल क्राइसिस, इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल क्राइसिस, इन सबको देखते हुए दुनिया में रीमिलिटराइजेशन हो रहा है कि जितना खर्चा कोल्ड वॉर के समय पे हुआ करता था, उतना ही खर्चा अब इंक्रीज होने लगा है। और वो पैसा जो हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी एलिविएशन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर खर्च किया जा सकता था, अब वो डिफेंस इक्विपमेंट और रीमिलिटराइजेशन के ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो यहां पे हमने दो तीन चीजें समझी, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेटो, मिलिटराइजेशन और इसके अलावा डिफेंस स्पेंडिंग। अब हम चलते हैं आगे अपने इंडिया अफ्रीका रिलेशन की तरफ, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना और नामीबिया में थे। और हम ये समझेंगे कि घाना और नामीबिया में प्रधानमंत्री ने क्या क्या लैंडमार्क डील्स साइन करी। उससे पहले मेंस 2023 में एक काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार इसको समझते हैं कि एक क्या सवाल था। If the last few decades were of Asia's growth story, the next few are expected to be of Africa's. पिछले कुछ दशक, पिछले 20, 30, 40 साल एशिया की ग्रोथ के थे, जहां पे इंडिया, चाइना, जापान, आसियान जैसे जो ग्रुप्स हैं, देश हैं, बहुत तेजी से ग्रो करे। लेकिन आने वाला समय जो है वो अफ्रीका का है। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, एग्जामिन इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका इन रीसेंट ईयर्स इन 150 वर्ड्स। 150 शब्दों में, 150 वर्ड्स में हमें यह बताना है कि आज की तारीख में इंडिया का अफ्रीका में क्या इन्फ्लुएंस है, इंडिया का अफ्रीका में क्या एंगेजमेंट है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आने वाला टाइम अफ्रीका का है, आने वाले टाइम में अफ्रीका में सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, आने वाले टाइम में अफ्रीका सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग एरिया होगा, आने वाले कुछ डेकेड्स अफ्रीका के होंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि इंडिया अफ्रीका का क्या रिलेशन है और इंडिया का अफ्रीका के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, कि मतलब इंडिया ऐसी क्या पॉलिसी फॉलो कर रहा है जिससे इंडिया का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में बढ़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले 3 बैचेस अवेलेबल हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीसैट का वन स्टॉप सोल्यूशन बैच, जहां पे पूरा मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन कवर करवाऊंगा। इंडियन पॉलिटी एंड टू एंड एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट सिलेबस, यहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों बैचेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे पहले अगर मैप पे समझें तो ये इधर घाना है, दिस इज घाना, अफ्रीका का मैप। और ये अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट है अटलांटिक ओशन में, यह अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट है इंडियन ओशन में। तो प्राइम मिनिस्टर एक तो घाना गए इस बार और एक नामीबिया गए।
ये दो देश प्रधानमंत्री जाते हैं, घाना एंड नामीबिया। अगर आप देखें तो ये है घाना, इधर अफ्रीका के मैप पे वेस्ट कोस्ट की तरफ, इधर ये घाना है, और ये आपका नामीबिया। तो इस बार प्रधानमंत्री घाना गए, नामीबिया गए, जो कि दोनों ही देश अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, पश्चिमी तट पे हैं, ऑन द वेस्ट कोस्ट। यहां पे अगर हम एक एनालिसिस समझें तो अभी तक क्या हो रहा था कि इंडिया की जो मेजर पार्टनरशिप थी, इंडिया की जो मेजर पार्टनरशिप थी वो ईस्ट कोस्ट वाले देशों के साथ काफी ज्यादा थी। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, टांजेनिया, कीनिया, इस साइड के जो देश हैं ईस्ट कोस्ट वाले, इनके साथ इंडिया की काफी ज्यादा एंगेजमेंट थी। लेकिन अब जैसे जैसे हम अफ्रीका के साथ अपनी ओवरऑल पार्टनरशिप इंक्रीज कर रहे हैं, इंडिया का फोकस अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट की तरफ भी इंक्रीज हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि ईस्ट कोस्ट इंडिया से पास पड़ता है, तो पहले के टाइम पे भी, अंग्रेजों के टाइम पे भी, जो इंडियंस अफ्रीका शिफ्ट हुए थे वो सबसे ज्यादा ईस्ट कोस्ट की तरफ हुए थे, और तभी हिस्टोरिकल लिंकेजेस देखते हुए इंडिया का अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के साथ काफी ज्यादा लिंक है। लेकिन अब धीरे धीरे अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं तो इधर पश्चिमी तट पे, वेस्ट कोस्ट पे भी इंडिया काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, और तभी प्राइम मिनिस्टर इस बार जब अफ्रीका के दौरे पे थे तो सबसे पहले घाना गए और फिर नामीबिया गए, यानी कि अफ्रीका के ही वेस्ट कोस्ट पे दो कंट्रीज के साथ रिलेशंस को और आगे बढ़ाया गया। पहले मैं बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने घाना में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें करी, और फिर मैं नामीबिया की तरफ आऊंगा। घाना में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारा जो ओवरऑल रिलेशन है घाना के साथ, उसे प्रमोट करा टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। अगर आपको स्पेसिफिकली घाना के ऊपर क्वेश्चन लिखने के लिए आता है जीएस पेपर 2 में, तो आप वहां पे वर्ड मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो अब घाना का कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर है। हमारा जो रिलेशन है घाना के साथ, दैट इज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। प्राइम मिनिस्टर जब ये बात कर रहे थे कि घाना के साथ हमारा रिलेशन अच्छा क्यों है, तो उन्होंने कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स की बात करी कि हमारी और घाना की जो विजन है वो क्यों मिलती है, क्योंकि हमारा एक कॉमन पास्ट रहा है, कॉमन स्ट्रगल्स रहे हैं विद कोलोनियलिज्म। हम दोनों ही साइड्स जो हैं गुलाम हुआ करते थे पहले यूरोपियंस के। साथ में हमारा एक कॉमन फ्यूचर है कि हम एक इंक्लूसिव समाज क्रिएट करना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास, वन अर्थ वन फैमिली वन ग्लोब। यानी कि हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर ये सेम है, पास्ट कोलोनियलिज्म, फ्यूचर इंक्लूसिव सोसाइटी, जहां पे सब लोग साथ में रहेंगे। तो पास्ट सेम है, फ्यूचर सेम है, विजन सेम है, इस कारण से इंडिया और घाना की काफी अच्छी दोस्ती बन सकती है। साथ में प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम घाना के साथ डेवलपमेंटल पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि घाना के साथ मिलके इंडस्ट्री लगाएंगे, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन करेंगे, हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, जिससे कि दोनों ही देशों का डेवलपमेंट हो सके। इसे डेवलपमेंटल पार्टनरशिप बोला जाता है। आज की तारीख में घाना के साथ हमारा ट्रेड $3 बिलियन का है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अगले 5 साल में बाय 2030 हमें इस ट्रेड को डबल करके 6 बिलियन तक पहुंचाना है। ऑल्सो इंडियन बिजनेसमैन ने अप्रोक्सीमेटली घाना के 900 प्रोजेक्ट्स में $2 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं। मेंस के इंट्रोडक्शन में जो भी आपको डेटा चाहिए होता है, यहां से वो डेटा पिक करके आप अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। बॉडी में जब आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं रिगार्डिंग इंडिया अफ्रीका, तो आप यहां से पॉइंट्स उठा सकते हैं कि इंडिया और अफ्रीका का एक शेयर्ड कॉलोनियल पास्ट है, और हमारा फ्यूचर विजन भी कहीं ना कहीं सेम है। इसके अलावा जब प्राइम मिनिस्टर घाना में थे तो उन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है डिजिटल रेवोल्यूशन फेस करते हुए आया है। हमने डिजिटल रेवोल्यूशन होते हुए देखा है, यूपीआई पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स और ये सब। घाना भी हमारी तरह यूपीआई पेमेंट्स अपने यहां इंप्लीमेंट करेगा, और इंडिया अपना यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स का एक्सपीरियंस घाना के साथ शेयर करेगा। अब मैं आपको सेक्टर वाइज बताऊंगा कि इंडिया और घाना की कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या पार्टनरशिप हो रही है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने एजुकेशन के क्षेत्र की बात करी कि इंडिया घाना के स्टूडेंट्स को
और ज्यादा स्कॉलरशिप्स देगा। इंडिया घाना के स्टूडेंट्स को दो प्रोग्राम के अंदर स्कॉलरशिप देता है, एक आईटेक दैट इज इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और एक आईसीसीआर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इन दोनों के अंडर इंडिया जो है वो घाना के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आने वाले समय में हम और ज्यादा घाना के स्टूडेंट्स को इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। साथ में घाना के जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट के लिए वहां पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला जाएगा। यानी कि हम घाना की पॉपुलेशन को वोकेशनल ट्रेनिंग देके उन्हें जॉब रेडी बनाने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो यहां पे बहुत ज्यादा बात नहीं हुई। बेसिकली एक प्रोग्राम चलता है घाना का, दैट इज फीड घाना प्रोग्राम। घाना ने ये प्रोग्राम लॉन्च करा हुआ है जहां पे हर घर में अनाज होना चाहिए, हर घर में खाना होना चाहिए। तो हमने बोला कि क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है और साइंटिफिकली एग्रीकल्चर में हमने काफी ज्यादा ग्रोथ करी है, तो इंडिया अपनी एग्रीकल्चरल एक्सपर्टीज घाना के साथ शेयर करेगा और हम घाना के फीड घाना प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। तो आप अप्रोच समझिए कि हमारी और चाइना की अप्रोच कितनी ज्यादा डिफरेंट है। कि चाइना अफ्रीका के देशों का सिर्फ इस्तेमाल करता है रिसोर्सेज के लिए, अफ्रीका से रिसोर्सेज निकालता है और चाइना ले जाता है। लेकिन इंडिया अफ्रीका की सही में डेवलपमेंट चाहता है, इंडिया अफ्रीका पे सही में अपना इंफ्लुएंस चाहता है, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, और हेल्थ के सेक्टर में भी प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया के जो जन औषधि केंद्र हैं वो घाना में खोले जाएंगे। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये इंडिया में सस्ते ड्रग्स, जेनेरिक ड्रग्स को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार जन औषधि केंद्र खोलती है अलग अलग जगह पे। जो जन औषधि केंद्र अलग अलग जगह पे खोले जाते हैं, यहां पे ऐसे ड्रग्स मिलते हैं जो काफी इजीली अवेलेबल होते हैं, प्लस काफी सस्ते होते हैं, तो उसमें लोगों की जेब पे बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। तो हम घाना में जन औषधि केंद्र खोलेंगे, साथ में वैक्सीनेशन प्रोडक्शन होगी, एंड इंडिया जो है वो अफ्रीका के लिए एक मेजर ड्रग सप्लायर है। तो इन दोनों पॉइंट्स के अंदर, जन औषधि केंद्र के अंदर और वैक्सीनेशन प्रोडक्शन के अंदर, हम अफ्रीका के देशों को, घाना को स्पेसिफिकली और ज्यादा दवाइयां और वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। तो आप देखिए, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फीड घाना प्रोग्राम हो गया, इन्वेस्टमेंट इन घाना हो गया, कि हमारी जो अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप है, हमारा जो अफ्रीका के साथ इन्फ्लुएंस है, वो कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस है कि हम अफ्रीका का भी बेनिफिट चाहते हैं और अपना भी बेनिफिट चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हमारा बेनिफिट हो जैसा कि चाइना कर रहा है। हम वैसा कोई पॉलिसी फॉलो नहीं करते अफ्रीका के साथ। अगर डिफेंस और सिक्योरिटी डोमेन की बात करते हैं तो सबसे पहले इधर ये बात हुई कि हम घाना की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको ट्रेन करेंगे। घाना एक कोस्टल कंट्री है, अटलांटिक ओशन में, हमने मैप पे अभी देखा। तो उनकी नेवी को भी हम ट्रेन करेंगे और साथ में उनको डिफेंस इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। यानी कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर जो डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इंडिया को एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बनाने के लिए हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट घाना को एक्सपोर्ट करेंगे। ऑल्सो साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में इंडिया और घाना साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। तो आप देखिए, चाहे वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेड हो, इन सब जगहों पे इंडिया और घाना कोऑपरेट करेंगे। अगर हम थोड़ी सी बैकवर्ड लिंकेज करें तो आपको ये बात समझ आती होगी कि इंडिया आजकल अपने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को सेफगार्ड करना चाहता है। इंडिया अपने क्रिटिकल मिनरल्स को आजकल बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई और रिलायबल सप्लाई चेन्स बनाना चाहता है। हम चाइना के ऊपर अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की रिलायंस को कम करना चाहते हैं। ऐसे में हमने क्वाड का क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव ऑलरेडी देख लिया कि क्वाड के सारे देश मिलकर क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव के अंदर एक क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन डेवलप करेंगे। घाना जो है काफी रिसोर्स रिच है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने घाना में बोला कि हम क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में घाना के साथ काम करेंगे। यानी कि घाना के जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनको साथ में मिलके हम एक्सप्लोर करेंगे, जिससे घाना का भी फायदा हो और इंडिया का भी फायदा हो। इतना ही नहीं, इंडिया और घाना बाइलेटरली तो कोलैबोरेट करते ही हैं। बाइलेटरल कोलैबोरेशन का मतलब है कि
दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में तो है ही, लेकिन उसके अलावा दूसरे ग्रुप्स में भी, मल्टीलेटरल ग्रुप्स में भी इंडिया और घाना एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में, G20 में, और यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यहां से हमें दिखता है कि कैसे इंडिया और अफ्रीका की साउथ साउथ कोऑपरेशन प्रमोट हो रही है। साउथ साउथ कोऑपरेशन का मतलब है, देखिए, दो टर्म्स होते हैं। एक होता है ग्लोबल नॉर्थ और एक होता है ग्लोबल साउथ। ये दो टर्म्स होते हैं, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ये जो ग्लोबल नॉर्थ है, ये उन देशों के लिए बोले जाता है जो रिच देश हैं, जिनकी पर कैपिटा जीडीपी काफी ज्यादा है, जैसे कि रशिया, यूरोप, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल साउथ वो देश हैं जो कि डेवलपिंग देश हैं, जहां पे अभी पर कैपिटा जीडीपी बहुत ज्यादा नहीं है। पर्टिकुलरली एशिया के देश, लैटिन अमेरिका के देश और अफ्रीका के देश ग्लोबल साउथ के अंदर आते हैं। तो ये जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ है, इसको डायरेक्शंस की तरह मत मानिएगा कि नॉर्थ तो ऊपर होता है, साउथ तो नीचे होता है। ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ का यहां पे मतलब है पर कैपिटा जीडीपी के बेसिस पे कंट्रीज को डिवाइड करना, कि जहां पे पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा है वो रईस और बड़े देश हैं और वो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं, और जो जिनके यहाँ पर कैपिटा जीडीपी कम है वो अपने ग्लोबल साउथ के देश हैं। इंडिया इज अ साउथ कंट्री, ग्लोबल साउथ की कंट्री है। तो इंडिया ने ये बोला कि यार ये जो ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज है ना हम जैसी, इनकी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। ये जो बड़े बड़े देश हैं, यूएसए, यूरोप, कनाडा, इटली वगैरह, ये सब आपस में ही अपना दुनिया का एजेंडा चलाते रहते हैं, अपनी दादागिरी चलाते रहते हैं, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर इंडिया ने एक मूवमेंट शुरू करा, एक मुहिम शुरू करी, दैट इज साउथ साउथ कॉपरेशन। साउथ साउथ कॉपरेशन के अंदर इंडिया ने बोला कि हम, इंडिया, ग्लोबल साउथ की आवाज बनेंगे। ग्लोबल साउथ की आवाज बनने का मतलब है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका की, एशिया की, लैटिन अमेरिका की, हम उन सब के मसले जो हैं वो ग्लोबल नॉर्थ के सामने रखेंगे कि देखो ये प्रॉब्लम है, इसे मिलके सॉल्व करना है। बेसिकली क्या हुआ कि ये जो यूएसए, कनाडा, यूरोप के देश है ना, बड़े सेल्फिश देश हैं। ये क्या करते हैं कि जो इनके फायदे में होता है ये वो करते रहते हैं। इस वजह से क्या हुआ कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, अफ्रीका की, एशिया की, उनके कंसर्न्स कभी एड्रेस ही नहीं हुए, उनकी बात कभी सुनी ही नहीं गई, उनके मसले कभी हल ही नहीं हुए। तो फिर इंडिया ने रिसेंटली ये बोलना शुरू करा कि यार देखो ये बहुत दादागिरी हो गई नॉर्थ वालों की, अब हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं और हमारी भी आवाज सुनी जानी चाहिए, हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो इंडिया ने साउथ की सारी कंट्रीज के साथ मिलके ये तय करा कि हम साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगे, जिससे हम डेवलपिंग कंट्रीज साथ में रहें, यूनाइटेड रहें, अपनी बात को आगे रखें, अपनी प्रॉब्लम, अपने चैलेंजेस को आगे रखें, और जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि अब आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। इसे कहते हैं साउथ साउथ कॉपरेशन, जहां पे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश साथ में मिलके जो नॉर्थ वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर एक दबाव बनाते हैं कि दुनिया को और ज्यादा इक्वल बनाया जाए और दुनिया की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व किया जाए। तो ऐसे में साउथ साउथ कॉपरेशन के चलते भी इंडिया और अफ्रीका जो है एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं। राइट। तो आप देखो कि कितना डीप एनालिसिस यहां पे निकल के आता है कि हम घाना के साथ तो कोलैबोरेट कर ही रहे हैं, अफ्रीका के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, और वहीं पे एक और हमारा कोलैबोरेशन निकल के आता है, दैट इज द साउथ साउथ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। साथ में बोला गया कि अफ्रीका में एक रीजन है जिसे हम साहेल रीजन कहते हैं।
ये साहेल रीजन है, ऊपर आपको पता है सहारा है, नीचे है साहेल रीजन। ये रहा घाना। अब ये जो सहेल रीजन है सहारा के नीचे, ये एक धीरे धीरे टेररिज्म का हब बनता जा रहा है अफ्रीका में। अगर इस रीजन में टेररिज्म फैलेगा तो आप सोचो हमारे इंडिया के बिजनेसमैन जो घाना में, इधर नाइजीरिया, नाइगर, टोगो, बेनिन और इन सब जगहों पे जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसे खतरा रहेगा कि ये आतंकवादी कभी भी आके हमारी इन्वेस्टमेंट को खराब कर देंगे। ऐसे में ये जो साहेल रीजन में आतंकवाद फैल रहा है, घाना ने बोला कि इंडिया की मदद से हम इस साहेल रीजन में आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। ज्योग्राफिकली लोकेशन देख लो मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऊपर सहारा डेजर्ट है और सहारा डेजर्ट के नीचे साहेल रीजन आ जाता है। तो इंडिया और घाना ने बोला कि ये जो साहेल रीजन में टेररिज्म है हम इसे खत्म करना चाहते हैं, और इंडिया को जो टेररिज्म इंपैक्ट कर रहा है उसे भी हम साथ में मिलकर खत्म करना चाहते हैं। यानी कि आतंकवाद की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है और इंडिया और घाना मिलके आतंकवाद के ऊपर काम करेंगे और टेररिज्म को खत्म करेंगे। साथ में दोनों ही देशों ने बोला कि इसराइल, ईरान, गाजा, रशिया, यूक्रेन के जितने भी क्राइसिस हैं उन सबको पीसफुली रिजॉल्व किया जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये युद्ध का समय नहीं है और हम चाहते हैं कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व किया जाए और कोई भी मिलिटराइजेशन, हथियार और ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको एक प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट बताऊं तो इंडिया से, अगर मैं इंडिया और घाना का ट्रेड देखूं कि इंडिया जो भी सामान घाना से इंपोर्ट कर रहा है उसमें से 70% हम वहां से गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। तो घाना जो है वो हमारा गोल्ड का काफी बड़ा एक सोर्स है। ये सारे की सारी चीजें, अब थोड़ा सा बैकवर्ड लिंकेज करो कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि इंडिया का अफ्रीका में क्या इंफ्लुएंस है, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इन अफ्रीका। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा हेल्थ का इन्फ्लुएंस, एजुकेशन का इन्फ्लुएंस, सिक्योरिटी का इन्फ्लुएंस, साउथ साउथ कॉपरेशन का इन्फ्लुएंस, साथ में ट्रेड का इन्फ्लुएंस, इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लुएंस, एग्रीकल्चर का इन्फ्लुएंस। ये सारी चीजें जो है, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, ये सब चीजें एक तरीके से इंडिया का इन्फ्लुएंस अफ्रीका और अफ्रीका के देशों के ऊपर एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तीनों कोर्सेज आप देखेंगे, तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वहीं घाना का विजिट के बाद प्रधानमंत्री एक और देश जाते हैं, दैट इज नामीबिया। यहां पे साउथ वेस्ट अफ्रीका में एक देश है नामीबिया, साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर, अंगोला के जस्ट नीचे। ये भी अटलांटिक कोस्ट में ही आता है, अटलांटिक ओशन के अलोंग ही इसकी कोस्ट लाइन है। जैसे कि घाना की थी वैसी नामीबिया की है। नामीबिया में क्या बात हुई एक एक करके समझते हैं। यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे घाना में हमने साउथ साउथ कॉपरेशन देखा, उसी प्रकार से नामीबिया भी हमारी साउथ साउथ कॉपरेशन का एक एग्जाम्पल है। और साउथ साउथ कॉपरेशन का मतलब अब आप समझते हो, मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेंगे जिससे कि जो नॉर्थ वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो हमें दबा ना पाए। साउथ साउथ कॉपरेशन। सबसे पहले प्रधानमंत्री जब नामीबिया गए, अब मैं यहां पे आपको थोड़े से वर्ल्ड हिस्ट्री के फैक्ट्स बताऊंगा, प्रीलिम्स के फैक्ट्स बताऊंगा और कुछ पर्सन इन न्यूज बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बारे में प्रीलिम्स में हमें क्वेश्चन मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नामीबिया में थे, उन्होंने सबसे पहले नाम लिया सैम नुजोमा का। सैम नुजोमा कौन है? जैसे हमारे लिए महात्मा गांधी है, फाउंडिंग फादर ऑफ द कंट्री, वैसे नामीबिया के लिए सैम नजूमा है। ये जो सैम नुजोमा है ये नामीबिया के पहले प्रेसिडेंट थे और अभी रिसेंटली 2025 में उनकी डेथ हुई है। ये नामीबिया के फाउंडिंग फादर भी थे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि सैम नुजोमा बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, उनके साथ और लोगों ने भी नामीबिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा, जिसमें एक है होसाई कुटाको, हेनरिक विट्टाबाउ, मोंडुमे ये निडुमा फाओ। ये जो लोग हैं फ्रीडम फाइटर्स, अभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं कौन से देश से एसोसिएटेड है।
इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद इनका नाम लिया था हाईएस्ट लेवल पे। तो ऐसे में आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा कि मैच द फॉलोइंग, कौन से फ्रीडम फाइटर कौन सी कंट्री के हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए मैंने यहां पे नाम लिख दिए, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया के फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिए थे। अच्छा, जो नामीबिया का फ्रीडम मूवमेंट था उसका नाम था स्वापो मूवमेंट। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, स्वापो मूवमेंट, कि नामीबिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था दैट वाज स्वापो मूवमेंट। साथ में आपको ये पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, कि यूनाइटेड नेशंस जो है अपनी फोर्सेस को जगह जगह पे भेजता है पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। जैसे साइप्रस में भेज दिया, कॉन्गो में भेज दिया, अंगोला में भेज दिया, नामीबिया में भेज दिया। तो यूनाइटेड नेशंस जो है अपने पीस कीपिंग फोर्सेस को अलग अलग जगह पे भेजता रहता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस में काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर है, कि हमारे यहां से काफी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के सोल्जर्स जो हैं, बीएसएफ के सोल्जर्स जो हैं, वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में जाते हैं फॉर एक्सचेंज वगैरह। तो इंडिया ने जब यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस नामीबिया में थी, तो उसमें इंडिया ने काफी ज्यादा सोल्जर्स कंट्रीब्यूट करे थे, यानी कि इंडिया के सोल्जर्स का नामीबिया की पीस और स्टेबिलिटी में एक काफी बड़ा रोल है। तो अब आपको अगर क्वेश्चन बनता है, वापस चलते हैं थोड़ा सा पीछे, जहां पे हमने इंडिया अफ्रीका के क्वेश्चन की बात करी और ये देखा था कि इंडिया कैसे अफ्रीका के ऊपर अपना एक इन्फ्लुएंस बना रहा है। तो उसमें हम ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया हमेशा से ही अफ्रीका में पीस और स्टेबिलिटी चाहता है, और इसीलिए इंडिया समय समय पे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में सोल्जर्स को कंट्रीब्यूट करता आया है, क्योंकि हम चाइना जैसे नहीं है। हम चाहते हैं कि अफ्रीका में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे, और इसीलिए हमने अपने सोल्जर्स को कंट्रीब्यूट करा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में, जिससे अफ्रीका में स्टेबिलिटी बनी रहे। साथ में नामीबिया की दो मेजर पॉलिसीज हैं जिनको हम काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उसमें एक पॉलिसी है नामीबिया विजन 2030 और एक है हरम्बी प्रोस्पेरिटी प्लान। ये दो पॉलिसीज हैं नामीबिया की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि इंडिया का फुल सपोर्ट रहेगा, आप अपनी पूरी डेवलपमेंट करिए, अपना पूरा विजन और हरम्बी प्रोस्पेरिटी प्लान फॉलो करिए, इंडिया आपको पूरे तरीके से इसमें सपोर्ट करेगा। अब जैसे मैंने आपको घाना में दिखाया, वैसे ही मैं आपको नामीबिया में सेक्टर वाइज रिलेशनशिप दिखाऊंगा। इसमें सबसे पहला सेक्टर आता है स्कॉलरशिप और स्किल डेवलपमेंट का। यहां पे हमने बोला कि हम नामीबिया के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे, और साथ में इधर एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर खोलने वाले हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर का मतलब है कि नामीबिया के जो लोग अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उनको कैसे मेंटरशिप प्रोवाइड करनी है, कैसे उनको फंडिंग प्रोवाइड करनी है, ये सारी बातें इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर में की जाएगी। साथ में हम वहां के लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैपेसिटी बिल्डिंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब स्किल डेवलपमेंट, कि हम वहां के आईटी इंजीनियर, वहां के डॉक्टर, वहां के साइंटिस्ट, वहां के सिक्योरिटी और डिफेंस के सोल्जर्स की स्किल डेवलपमेंट करेंगे, जिससे कि नामीबिया की सोसाइटी एक एडवांस्ड सोसाइटी बन सके। इसी के साथ जैसे घाना ने बोला था कि हम इंडिया का यूपीआई पेमेंट अडॉप्ट करेंगे, नामीबिया ने भी ये बोला कि हमें भी डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, और हम इंडिया का यूपीआई सिस्टम जो है उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। अगर हम देखें तो इंडिया नामीबिया का ट्रेड आज काफी ज्यादा कम है, और सिर्फ $800 मिलियन है। उधर हमने देखा था घाना के साथ 3 बिलियन का था। तो यानी कि नामीबिया के साथ अभी हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आने वाले समय में हम नामीबिया के साथ ट्रेड को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं। अब आप ये समझो, बहुत क्रिटिकल एनालिसिस बता रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात, और लिख भी लेना, मेंस और एसए में बहुत काम आएगा। हमने देखा कि इंडिया का जो घाना के साथ ट्रेड है 3 बिलियन का है, और इंडिया का नामीबिया के साथ ट्रेड 800 मिलियन का है। ध्यान से सुनना, मैं कहां मिलियन बोल रहा हूं, कहां बिलियन बोल रहा हूं। ये ट्रेड इतना कम क्यों है? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि अफ्रीका में दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे बिजनेसमैन वहां पे जाने से डरते हैं। नंबर वन, टेररिज्म। जो सहेल रीजन में मैंने आपको दिखाया कि पूरी स्ट्रिप है टेररिज्म की।
टेररिज्म की वजह से बिजनेसमैन को लगता है यार उधर जाएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेरे लाखों करोड़ों रुपए डूब जाएंगे, मेरे को अफ्रीका जाना ही नहीं। एक प्रॉब्लम तो होगी टेररिज्म की। दूसरी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी की। अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट डेमोक्रेटिक क्राइसिस से जूझता हुआ आया है। बहुत कम देश है जहां पे स्टेबल गवर्नमेंट है। कई बार रातों रात गवर्नमेंट पलट जाती है, कई बार अलग अलग रिबेल ग्रुप्स सरकार के खिलाफ बगावत कर देते हैं और सरकार गिर जाती है। तो अफ्रीका में दो बहुत मेजर चैलेंजेस हैं, एक सिक्योरिटी और एक डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से हमारे बिजनेसमैन वहां पे बहुत ज्यादा खुल के इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, और इस वजह से हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है अफ्रीका के साथ अभी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाया। और आप ये मेंस में, एसए में, इंटरव्यू में बोल सकते हो, लिख सकते हो। अगर मैं नामीबिया के साथ हेल्थ कोऑपरेशन की बात करता हूं, प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारा सिंगल मोटो है वन हर्थ वन हेल्थ, कि पूरी दुनिया एक है और सबकी हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे में हमने नामीबिया को बोला कि हम आपको वैक्सीन और मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, और एक प्रोग्राम है जिसका नाम है आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव। आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव के अंदर इंडिया नामीबिया में हॉस्पिटल खुलवाएगा, मेडिसिन भिजवाएगा, उनके डॉक्टर को ट्रेनिंग देगा, और अलग अलग मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो भिजवाएगा। इनिशिएटिव का नाम याद रखना है, आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव। बैकवर्ड लिंकेज करो, 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया का अफ्रीका में क्या इंफ्लुएंस है, तो हम लिखेंगे नहीं लिखेंगे कि हेल्थ के डोमेन में आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव है, जिससे इंडिया अपना पॉजिटिव इंफ्लुएंस अफ्रीका के ऊपर बना रहा है, राइट, आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव। फिर हमने बोला कि यार आपके यहाँ कैंसर भी बहुत है, हम कैंसर को सॉल्व करना चाहते हैं, तो एडवांस कैंसर केयर के लिए भाभाट्रॉन रेडियोथेरेपी मशीन भेजी जाएगी। मशीन का नाम याद होना चाहिए, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है और मेंस में लिखने के लिए 40 पॉइंट निकलता है कि भाभाट्रॉन रेडियोथेरेपी मशीन जो है भेजी जाएगी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। जैसे हम घाना में जन औषधि केंद्र खोलेंगे, वैसे ही नामीबिया में भी जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा एनवायरमेंट के डोमेन में हमारा काफी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले नामीबिया से 8 चीता इंडिया आए थे, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। यस, तो एनवायरमेंटल कोलैबोरेशन कि नामीबिया से चीता जो है इंडिया में री इंट्रोड्यूस करे गए थे इन कूनो नेशनल पार्क। ये तो हो गया बायलेटरल कोलैबोरेशन। मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन की अगर बात करते हैं, तो इंडिया और नामीबिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कोलैबोरेट करेंगे। कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कोलैबोरेट करेंगे। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में अलग अलग बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में ये टाइगर, चीता एक्सेट्रा के कोलैबोरेशन के लिए साथ में काम करेंगे। तो ये कुछ ऐसे एरियाज थे इंडिया और नामीबिया और इंडिया और घाना के, जो ये दिखाते हैं कि कैसे इंडिया अफ्रीका के साथ एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप चाहता है, और कैसे इंडिया अफ्रीका के साथ अपना एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हेल्थ, एजुकेशन, स्टार्टअप, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, बिजनेस, ट्रेड, डिजिटल पेमेंट्स के डोमेन में हम अपना एक इन्फ्लुएंस वहां पे बनाना चाहते हैं। अगर जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब नामीबिया में थे, उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज का नाम लिया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नामीबिया विजिट, दो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज का नाम लिया था। यहां पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कवर कराऊंगा। सबसे पहला जो प्राइम मिनिस्टर ने नाम लिया वो था वेलविट्चिया मिराबिल्स। ये नामीबिया का नेशनल प्लांट है, जो कि जब एक बार उग जाता है तो 1500 से 2000 ईयर्स तक ये सरवाइव करता है। और ये कहां मिलता है? नामिब डेजर्ट में मिलता है। नामिब डेजर्ट कहां पे? नामीबिया और एंगोला में। देखो मैप पे, ये है नामिब डेजर्ट, ये अंगोला और नामीबिया में, ये इधर नामिब डेजर्ट, अंगोला और नामीबिया में नामिब डेजर्ट, यहां पे ये जो प्लांट है सबसे ज्यादा मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम एरिडिटी में रहता है, मतलब कि बिना पानी के सरवाइव कर सकता है, और इसको अपने सर्वाइवल के लिए सिर्फ थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है और थोड़ा सा फॉग एंड ड्यू चाहिए होता है। आजकल ये प्लांट काफी ज्यादा रिस्क फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्लाइमेट चेंज। बेसिकली ये जो डेजर्ट के जानवर वगैरह होते हैं वो इसे खा लेते हैं, कई बार इसकी पत्तियां वगैरह खा लेते हैं, तो ये उनके न्यूट्रिशन और पानी की रिक्वायरमेंट में हेल्प करता है। फिर आता है एक और नाम जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लिया, दैट इज नेशनल बर्ड ऑफ नामीबिया,
दैट इज अफ्रीकन फिश ईगल। अफ्रीकन फिश ईगल, जिसका डायग्राम आप यहां पे बना हुआ देख रहे हैं, इसका नाम साइंटिफिकली क्या है? हेलियाइटस वॉसिफर। एक तरीके की ईगल है जो कि इंडिकेट करती है कि एक पर्टिकुलर जगह की एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ कैसी है, एक्वेटिक हेल्थ कैसी है, वहां का एक्वेटिक इकोसिस्टम कैसा है। क्योंकि ये जो बर्ड है, ये जो ईगल है, ये फ्रेश वाटर में जो फिशेस होती हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा फीड करती है। तो अगर पानी अच्छा होगा, इकोसिस्टम सही होगा, तो फिशेस ज्यादा होंगी, इसको खाना मिलेगा, तो ये वहां पे ज्यादा रहेगा। अगर पानी गंदा है, फिश नहीं है वहां पे, तो ये ईगल वहां पे नहीं मिलेगी। तो ऐसा माना जाता है कि जहां पे भी ये ईगल होती है, वहां की जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा हेल्दी है, और वहां पे काफी सारी फिशेस मिल रही हैं, क्योंकि ये क्लीन वाटर बॉडीज और उनकी फिशेस पर डिपेंड करता है। ये जो हमारी अफ्रीकन फिश ईगल है, इसका एक करेक्टरिस्टिक है जिसे कहते हैं क्लेप्टो पैरासाइट बिहेवियर। क्लेप्टो पैरासाइट बिहेवियर का मतलब होता है कि ये जो ईगल है, कई बार दूसरे बर्ड से ये खाना छीन लेती है। कि मान लीजिए फिश लेके एक बर्ड जा रही है, इसे दिख गया कि वो बर्ड जो है फिश लेके जा रही है, तो ये उस बर्ड से खाना छीन लेगी। इसे कहते हैं क्लेप्टो पैरासिटिक बिहेवियर, स्टीलिंग द प्रे फ्रॉम अदर बर्ड्स। आईयूसीएन स्टेटस इस बर्ड का लीस्ट कंसर्न है, और इसे वॉइस ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है। वॉइस ऑफ अफ्रीका इसलिए कि जब ये बोलती है आसमान में, तो ये एक बहुत फेमस बर्ड है, जो कि कई सारी कंट्रीज, पर्टिकुलरली नामीबिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और साउथ सुडान, इन 4 देशों का नेशनल एम्बलम भी है। तो इसलिए जब भी ये बर्ड स्पॉट की जाती है कहीं पे भी, तो उसे वॉइस ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है कि ये अफ्रीका में काफी ज्यादा मिलती है, और ये अलग अलग देशों की नेशनल एम्बलम भी है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर। सीसैट, पॉलिटी और आईआर तीनों बैचेस अवेलेबल हैं, तीनों का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स ज्वाइन करेंगे। अगला करंट अफेयर्स का लेक्चर बहुत जल्द आएगा। लाइक करना नहीं भूलेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल।